आज जो क्लास हम लोग करने जा रहे हैं पेपर 1 यूनिट 3 का एक लास्ट टॉपिक छूटा हुआ था, जिसमें कि 2-3 टॉपिक डेटा कलेक्शन में हम लोगों को पढ़ना था। तो वो हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो लंबा खींचने के बजाय हमने सोचा कि उसको बीच में मैं फिनिश कर दूं। इसके बाद फिर थिंकर कंटिन्यूटी में बना रहेगा। हम लोग पेपर 1 का यूनिट 1 पढ़ चुके हैं। समाजशास्त्र क्या है, उद्भव, विकास, विषय वस्तु, विषय क्षेत्र। पेपर 1 का यूनिट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान कैसे है, किस प्रकार का है, किस तरह का है, ये हम लोग कर चुके हैं। और फिर हम लोग यूनिट 3 कर रहे थे, समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति एवं विश्लेषण की पद्धतियां। मतलब सोशियोलॉजी में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कैसे किया जाता है। इस संदर्भ में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। हम लोग समस्या का चुनाव करते हैं, इसके बाद उस संदर्भ में हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बना करके हम एक रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं, फिर सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग भी कर चुके हैं। इसके बाद बारी आती थी डेटा कलेक्शन की। वेरिएबल्स क्या है, चर क्या है, आदि आदि टॉपिक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तथ्य संकलन हम लोग पढ़ रहे थे, तथ्य संकलन की तकनीक हम लोग पढ़ रहे थे। तथ्य संकलन में हम लोगों ने दो तरह के तकनीक की चर्चा की, दो तरह के स्रोतों की चर्चा की, तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत और तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत। और इसी संदर्भ में तथ्य संकलन की कुछ तकनीक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। पहली तकनीक अवलोकन पद्धति पढ़ चुके हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन मेथड, जहां अध्ययनकर्ता खुद जाकर अपने ज्ञान इंद्रियों से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसके बाद तथ्य संकलन की साक्षात्कार की पद्धति हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां अध्ययनकर्ता जाकर के जो भी उत्तरदाता है उससे फेस टू फेस बैठ करके इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू लेकर के उनके बारे में सूचनाओं को कलेक्ट करता है, सूचनाओं को लिखता है। इसके बाद तथ्य संकलन की कुछ और पद्धति है, जिसमें कि दो प्रमुख पद्धति है जो बिल्कुल एक जैसी है, प्रश्नावली पद्धति और अनुसूची पद्धति, क्वेश्चनायर मेथड और शेड्यूल मेथड। सबसे पहले हम जान लें कि इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जब हमारा उत्तरदाता दूर दूर तक बिखरा हुआ, कोई अंडमान निकोबार में है, कोई श्रीलंका में है, अलग अलग जगहों पर जब हमारा उत्तरदाता है, तो ऐसे उत्तरदाता से हम सूचना कैसे कलेक्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं डेटा कलेक्शन में, क्योंकि सबको जाके दूर दूर बिखरे हुए को जाके वहां देखना, रहना या सहभागी अवलोकन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इंटरव्यू मेथड भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे लोगों का दूर दूर जाके इंटरव्यू लेना, और अगर मान लो 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 5000 लोगों हैं, 5000 लोगों से सूचनाओं को संकलित किया जाता है। आजकल इन सब सूचनाओं का संकलन ऑनलाइन हो रहा है, तो ऐसे लोगों से तथ्य संकलन की क्या पद्धति थी। ये तो ठीक है कि आज ऑनलाइन का जमाना है, तो हम ऑनलाइन इन लोगों को क्वेश्चनायर भेज देंगे, बट क्वेश्चनायर और शेड्यूल मेथड पहले हम जान लें कि ये क्या थी। ऐसी जगहों पर हम प्रश्नों की एक सूची, जिस जिस बिंदु पर हमें सूचना चाहिए, उन बिंदुओं के बारे में हम प्रश्न बना देते हैं, और प्रश्न बना करके कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ज्यादा हो, जिसमें विकल्प भी दिए हुए हो, उत्तरदाता को ज्यादा परेशानी नहीं हो, और वो उसमें टिक लगाते। और इस प्रश्नों की सूची 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न की सूची को हम यदि डाक के द्वारा अपने उत्तरदाताओं के पता पर भेज देते, इस आग्रह के साथ, इस निवेदन के साथ कि आप इसको भर करके फिलअप करके हमको भेज दीजिए, और फिर उनके पास से जब ये सूचनाएं आ जाती है, तो उन्हीं सूचनाओं के आधार पर हमारे पास सूचना आ गया, तथ्य आ गया, आंकड़ा आ गया, और उसके आधार पर हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम क्वेश्चनायर मेथड कहते हैं। डन। लेकिन यदि इसी प्रश्नों की सूची को हम खुद जाकर के भरवा लें, हम किसी महाविद्यालय में गए, टीचर से, प्रिंसिपल से बात किए कि हम अध्ययन कर रहे हैं और हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए था, क्वेश्चनायर है जो बच्चों से फिलअप करवाना है। प्रिंसिपल ने परमिट किया, हम क्लास में गए और क्लास में बच्चों से निवेदन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं एक
क्वेश्चनायर दे रहा हूं, उसको आप फिलअप कर दीजिए। 15 प्रश्न है, 20 प्रश्न है, 10 प्रश्न है। बच्चों को कहने के बाद में मैंने सबको क्वेश्चनायर डिस्ट्रीब्यूट किया, सबने एक साथ फिलअप कर दिया। एक क्लास में 100 लड़के, दूसरे क्लास में 100 लड़के। पता चला कि 2-3 घंटे में हमने लगभग 500 लड़कों से सूचनाएं ले ली। 500 लड़कों का इंटरव्यू लेता तो पॉसिबल नहीं था, ऑब्जर्वेशन मुश्किल था, तो हमने शेड्यूल मेथड यूज किया, वही क्वेश्चन की सूची यूज किया। तो इसको हम शेड्यूल तकनीक कहते हैं, अनुसूची तकनीक कहते हैं। दोनों सेम है, प्रश्नों की सूची है। एक में हम डाक से भेजते हैं और एक में खुद जाकर भरवाते हैं। डाक से जिसको भेजते हैं हम प्रश्नावली मेथड कहते हैं, और जिसको खुद जाकर भरवाते हैं हम अनुसूची मेथड कहते हैं। कई बार प्रश्नावली को डाक प्रश्नावली भी कहा जाता है, इसलिए कि इसको डाक से भेजा जाता है। अनुसूची से अंतर करने के लिए इसको डाक प्रश्नावली की संज्ञा दी जाती है। डन। तो सामान्य रूप से यही है दोनों तकनीक जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है, तो एक बार हम इस पर विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चनायर मेथड, तथ्य संकलन की तकनीक, प्रश्नावली पद्धति, जो आपके सामने है। तथ्य संकलन की तकनीक, प्रश्नावली पद्धति, ध्यान से देखते जाइए। तथ्य संकलन की तकनीक, प्रश्नावली पद्धति। प्रश्नावली क्या है मैंने बता दिया। प्रश्नावली तथ्य संकलन की एक पद्धति के रूप में एक प्रश्नों की सूची है, जिसमें एक निश्चित क्रम में कुछ प्रश्न लिखे होते हैं, और ये प्रश्नों की सूची सूचनादाताओं को भेज दी जाती है एक निवेदन के साथ कि सूचनादाता उसको भर करके लौटा दें। और जब वो सूचनादाता के पास से आपके पास आ जाती है तो वो आपके लिए आंकड़ों का वो जरिया हो गया। उन्हीं सूचनाओं और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष देते हैं। जब हम उसको किसी के पास भेजते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में लाभ हानि मोटा मोटी सब डायमेंशन बता देते हैं। अलग अलग बताने से जरूरी है कि एक साथ बता करके फिर हम लोग स्क्रीन पर उसको देखते चले। 2-4 जो छूट जाएगा दिमाग में, स्लिप कर जाएगा, उसको स्क्रीन पर हम कर लेंगे। आसान है, इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बहस नहीं कर रहे हैं या डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्नों की सूची बना लिया, 10 प्रश्न या 15 प्रश्न बना लिया। कोशिश किया मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव भी बना सकते हैं, बना लिया। फिर हमारे पास जिन लोगों को भेजना है उनकी सूची तैयार कर ली, उनका एड्रेस है, सब कुछ है। 500 लोगों को भेजना है, 1000 लोगों को भेजना है। 1000 लोगों का एड्रेस लिफाफा पर चिपकवा दिया, ये सब टाइप करवा दिया, एड्रेस पत्ती पे टाइप करवाया कट कट करके, और सबको लिफाफा पर इनवेलप पर चिपकवा दिया। इनवेलप पे हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। प्रश्नों की सूची के साथ एक पेज की प्रश्नावली यदि है तो उसके साथ एक लेटर भी लगा दिया, लेटर भी लगा देंगे। मान लीजिए किसी को आप भेजेंगे तो कोई क्यों भेजेगा, किसके पास फुर्सत है कि आपके प्रश्नों का वो जवाब लिख करके भेजे, टिक लगा करके भेजे। तो एक लेटर लिखना जरूरी होगा। उसमें आप निवेदन करेंगे कि भाई मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूं, इस विषय में रिसर्च के संदर्भ में मुझे आपसे कुछ सूचनाओं की जरूरत है, आपसे मुझे कुछ जानकारी चाहिए, आपके जानकारी से हमारा रिसर्च पूरा होगा। जिन जिन बिंदुओं पर मुझे आपसे जानकारी चाहिए उन बिंदुओं के बारे में मैं प्रश्नों की एक सूची बना करके आपको भेज रहा हूं। आप कृपया इसको भर दीजिए, और भर करके और आप इसको मेरे पता पर भेज दीजिए। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना एड्रेस लिखा हुआ, अपना पता लिखा हुआ एक टिकट चिपका हुआ लिफाफा भी मैं इस लेटर के साथ डिस्पैच कर रहा हूं। आप इसको फिलअप कीजिए और उसी में भर करके आप मुझे पोस्ट कर दीजिए। समझ में आ गया मेरी बात? अगर निश्चित रूप से मान लो कि अगर 10,000 लोगों को भेजते हुए लेटर, तो 10,000 लोग नहीं भेजेंगे, कई लोग फाड़ के फेंक देंगे, कुछ तो आएंगे। फिर 10 दिन बाद हम एक उनको और लेटर लिखेंगे जिसमें हम आग्रह करेंगे, सादर आग्रह करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि मैंने आपको एक प्रश्नावली भेजी थी, मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूं, आपके प्रश्नावली के से सूचना मुझे मिलेगी, सूचना अभी तक नहीं मिली है जिससे मेरा रिसर्च लटका हुआ है, कृपया आप इसको भर के भेजिए, टेस्ट 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 टेस्ट। और फिर वो भर के भेजते हैं, जो बचे खुचे हैं वो भी भर के भेज देते हैं, और फिर उन सूचनाओं को आप अपने अध्ययन के, रिसर्च के स्रोत के रूप में यूज करते हैं और उसी के आधार पर अपना कंक्लूजन, निष्कर्ष प्रस्तावित करते हैं।
यही है प्रश्नावली मेथड। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को आप लक्षण में लिखेंगे तो प्रश्नावली तथ्य संकलन की एक पद्धति है, प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है, ठीक है। इसको डाक के द्वारा भेजा जाता है, डैश 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 डैश, ये सब इसके बारे में हो गया। अब बारी आती है इसके लाभ का, इसके नुकसान का। इसका लाभ यह है कि दूर दूर तक यदि उत्तरदाता फैला हुआ है तो दूर दूर तक के उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि है। इससे समय का बचत होता है, धन का बचत होता है, दोनों चीजें आपका बचता है। आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, घर बैठे आपको सूचना मिल जाती है। एक बहुत बड़ा लाभ है इसका। एक साथ कई उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इंटरव्यू मेथड तो तब यूजफुल होगा ना जब कम उत्तरदाता हो, 5, 10, 12, 15 उत्तरदाता हो तो आप इंटरव्यू मेथड यूज करेंगे। अच्छा ध्यान रखना, कई बार हम कई मेथड एक साथ यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों से सोशनायर के माध्यम से मंगा लिया, कुछ लोगों का अवलोकन कर लिया, कुछ लोगों से इंटरव्यू ले लिया, बट अलग अलग हम महत्व और दोष की बात कर रहे हैं तो इसका एक प्रमुख महत्व है। दूसरा एक और महत्व है कि भरते समय सूचनादाता आपके सामने नहीं होता है या आप सूचनादाता उत्तरदाता के सामने नहीं होते, तो उसमें बहुत सारी चीजों को भर सकता है, उसको किसी तरह का डर नहीं होता। तो बहुत सारी मन की बात अगर आप पूछते शायद साक्षात्कार पद्धति से तो नहीं बताता, या अवलोकन करते तो शायद वो छुपा जाता, लेकिन यहां तो बस खाली टिक लगा देना है, तो उसको टिक लगाने में दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत सारी बातों को हम इसके माध्यम से जान जाते हैं, बहुत सारी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं जिसको शायद साक्षात्कार पद्धति से हम प्राप्त नहीं कर पाते। बट सहज तौर पे इसका अगर नुकसान हम देखें तो नुकसान तो पहला है कि बहुत सारे लोग देते ही नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान है कि जिनको भेजा उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, तो क्या करेंगे आप? ये इसका नुकसान है। इसका एक और नुकसान है, आपका पूरा का पूरा जो रिसर्च है वो उत्तरदाताओं पर डिपेंडेंट है, जो उत्तरदाता भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जिनके बारे में आप सुनने जानते हैं, कुछ नहीं जानते। जो कहेगा उसी को आपको सत्य मानना होगा, और अगर उत्तरदाता सब गलत सलत भर दिया तो आपका रिसर्च गया। ये भी इसका एक बहुत बड़ा खतरा है। गलत सलत भर दिया तो आपका रिसर्च गया। इसका एक और खतरा है कि मान लीजिए उसको प्रश्न समझ में नहीं आया, वहीं अगर उसको अनुसूची के रूप में तो आप भरवा रहे हैं, तो आप उसका डाउट क्लियर करने के लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है, लेकिन यहां पर तो आप नहीं है। इसलिए अगर प्रश्न समझ में उसको नहीं आया तो गलत उत्तर दे सकता है। तो ये सारी चीजें इसकी कमियां हैं। और फिर हम एक डायमेंशन बना देंगे, एक अच्छी प्रश्नावली क्या होनी चाहिए, बेस्ट। तो एक अच्छी प्रश्नावली होनी चाहिए कि सबसे पहले हमको जिनको भेजना है उनका पूरा एड्रेस हो, कहीं से भी हम एड्रेस निकाल लें, उनकी सूची हमारे पास हो। जितना चाहिए हमको, अगर 5,000 लोगों का चाहिए तो हम 9,000 लोगों को भेजें, क्योंकि पक्का है कि 9,000 लोग हमको जवाब देके नहीं भेजेंगे। दूसरी बात, 9,000 लोगों को भेजें जो हम प्रश्नों की सूची तैयार करें, प्रश्न सरल हो, बिल्कुल क्लियर है, द्व्यर्थीय ना हो, एक अर्थीय हो, बहुत सीधा सीधा और अर्थ उसका निकलता हो। कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, उत्तर के विकल्प बड़ा स्पष्टता अलग अलग करके दिए गए हो। कोशिश करें कि ज्यादा प्रश्न ना हो, इरिटेट नहीं होना चाहेगा उत्तरदाता, पैसा आप नहीं दे रहे हो भरने के लिए, वो तो फ्री में आपके लिए भर रहा है। आपके आज के लिए किसी के पास आज के समय में फ्री का टाइम नहीं है। तो 10 प्रश्न 12 प्रश्न से ज्यादा नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त प्रश्न हो, कम प्रश्न हो। और क्या एक अच्छी प्रश्नावली, प्रश्न जब लिखा जाए तो साफ साफ लिखा जाए, दूर दूर लिखा जाए, उसकी लिखावट अच्छी हो, टाइपिंग अच्छी हो। अगर पेज चिकना वाला हो, कलर वाला हो तो अच्छा है। अब एकदम सड़ियल पेज भेज दे हुए तो किसी का मन नहीं लगेगा यार, लेकिन अगर प्रॉपर साफ सुथरा, अगर चिकना वाला
पेज किसी को भेजोगे, कलरफुल पेज भेजोगे, अगर प्रश्नों को कलर में लिखे रहोगे तो थोड़ा आकर्षक लगेगा, तो उसको भी टिक मारने में, पढ़ने में मजा आएगा। तो ये सब चीज प्रॉपर हो। जो उसके साथ एक आप निवेदन भेजे हैं, एक अलग से लेटर, आग्रह पत्र जो भेजे, वो बड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए। वहां आप बड़ा प्यार से लिखोगे कि प्रिय, आदरणीय, जो भी हो, प्रिय है तो भी आदरणीय लिखो, रमेश जी, गणेश जी, सुरेश जी, महेश जी, जो उसको अच्छा लगे। मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूं और रिसर्च में आपकी सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका ज्ञान, आपका सूचना, आपका नॉलेज हमारे रिसर्च के मार्ग को प्रशस्त करेगा, डैश करेगा, डैश करेगा, डैश करेगा। थोड़ा प्रशंसा उसकी हो। प्रशंसा के बाद उसमें बताया जाए कि भाई आप जो हमको सूचना देंगे, ये सूचना बिल्कुल गोपनीय रहेगी, ये सूचना बिल्कुल गोपनीय रहेगी, इसको कहीं से भी क्लियर नहीं, मतलब प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, कहीं आपका नाम नहीं आएगा। आप बेहिचक होकर के आप इस सूचना को दे देंगे। आप सूचना देंगे तभी हमारा रिसर्च पूरा होगा। हमारे रिसर्च के लिए आपका सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एकदम चरण पे सर पटक पटक के, अब शब्दों में कैसे लिखते हो आप जानते हो, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इसको रिटर्न कीजिए। डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा मैंने दे रखा है, अपना पता लिखा हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा समय अपने कीमती समय में से मेरे लिए निकालिए और उसमें भर करके आप उसमें डाल करके और आप हमको डिस्पैच कर दीजिए। 10 दिन 15 दिन पर जो आप दोबारा उनको आग्रह करोगे, वो आग्रह पत्र भी बड़ा ही प्यार भरा होना चाहिए। ये सब लक्षण है एक अच्छी प्रश्नावली के। तो एक डायमेंशन अगर पूछता है कि एक अच्छी प्रश्नावली क्या होनी चाहिए, तो आपके सामने एक अच्छी प्रश्नावली है। बिल्कुल क्लियर है? तो हम लोग देख लेते हैं, यही सब कुछ है। और बाकी कुछ अगर पॉइंट छूट गया है तो मैं इसमें आपको समझाता चला जाऊंगा। डन। आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चा तथ्य संकलन की तकनीक, आपका टॉपिक है तथ्य संकलन की तकनीक। तथ्य संकलन की तकनीक, प्रश्नावली पद्धति। तथ्य संकलन की तकनीक के रूप में प्रश्नावली एक निश्चित क्रम में लिखे पूर्व निर्मित प्रश्नों की सूची होती है, जिससे सूचनादाता के पास उनके द्वारा भरने हेतु भेज दिया जाता है, जिन्हें भरकर वे शोधकर्ता को वापस लौटा देते। इस प्रकार इसके बारे में थोड़ा सा हम लक्षण पॉइंट में दे दें। प्रश्नावली का आधार शाब्दिक होता है, पहला पॉइंट। इससे प्राप्त उत्तर को यथावत स्वीकार किया जाता है। अब आपके सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप इसकी कहीं कोई दोबारा जाकर के आप इसका अवलोकन, जांच वगैरह आप चाहो तो कैसे करोगे? जो कहा गया है वही सही है। ये दूर दूर फैले हुए हैं, इनकी सत्यता को जांचना भी बड़ा कठिन होता है बच्चा। तो इससे प्राप्त उत्तर चाहे गलत हो चाहे सही हो, यथावत स्वीकार किया जाता है। इसमें उत्तरदाता की स्वेच्छा महत्वपूर्ण होती है। यहां उसकी मर्जी है कि वो आपको आंसर दे या न दे। आपका रिसर्च पूरी तरह उसकी इच्छा और उसके द्वारा दी गई सूचनाओं पर निर्भर होता है, चाहे वो सूचना गलत हो या सही। तो स्वेच्छा महत्वपूर्ण होती है। यह मुख्यतः फैले हुए उत्तरदाताओं से तथ्य संकलन हेतु सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, अगर बहुत ज्यादा बिखरे हुए लोग हैं तो। क्योंकि सबकी जगह जाकर के अवलोकन पद्धति का प्रयोग करना बड़ा कठिन होता है, साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग कठिन। इसमें शोधकर्ता अनुपस्थित होता है, ये भी एक खासियत है। वो तो दिल्ली बैठा हुआ है, डाक से भेज दिया। और अगला, इसमें उत्तरदाता का शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि ये प्रश्नों की सूची है। मान लीजिए कि आपका उत्तरदाता अशिक्षित है, और जब अशिक्षित है तो भी आप ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हो, तो भी आप साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग कर सकते हो। मतलब इंटरव्यू में उससे पूछकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या जो सूचना चाहिए आपको वो प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब उत्तरदाता एकदम जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है,
अनपढ़ है, गंवार शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं है, कुछ भी उसको नहीं आता, वहां ये मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि यहां तो पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ेगा तभी तो आंसर राइट करेगा, तो उत्तरदाता का शिक्षित होना आवश्यक है। ये है बच्चा प्रश्नावली पद्धति, प्रश्नावली पद्धति। अब आइए हम लोग इसके एक डायमेंशन पर विचार करें। प्रश्नावली के प्रकार, टाइप ऑफ क्वेश्चनायर। प्रश्नावली के रचना के आधार पर, यह चर्चा हमने नहीं की है, याद आ गया, बट ध्यान में आ जाएगा, बहुत आसान है। प्रश्नावली जैसे हम लोग थे ना, संरचित असंरचित, तो संरचित प्रश्नावली वो हो गया जो पहले से तैयार है, सब कुछ संभव है, जिसमें चेंज संभव नहीं होता है, और असंरचित होता है जो उसी समय तैयार किया जाता है। प्रश्नावली के रचना के आधार पर या प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर इनके कई प्रकार होते हैं। एक तो संरचित प्रश्नावली है, इसमें प्रश्नों की रचना शोध से पूर्व तैयार की जाती है, जिसमें परिवर्तन भी संभव नहीं होता। यह बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर कहलाता है। और असंरचित प्रश्नावली, इसमें प्रश्नों का निर्माण पूर्ववत नहीं होता, बल्कि तत्कालीन समय में संबंधित विषय से जुड़े प्रश्नों को तैयार किया जाता है। ध्यान रखना, अगर हमको शेड्यूल मेथड को यूज करना है, बहुत सारी जगहों पर हम प्रश्नों को तत्काल तैयार कर लेते हैं, विषय से तैयार करते हैं। प्रश्नावली का प्रयोग हम लोग, ध्यान देना, हम लोग इंटरव्यू के समय में भी करते हैं। बहुत बार हम इंटरव्यू का एक अपना शेड्यूल बना लेते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछना है, प्रश्नों को लिख लेते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं, पीछे पढ़ के आए थे, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कम समय में सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हमारा इंटरव्यू हो सके। पता चला 10 बिंदुओं के बारे में हमें सामने वाले से सूचना प्राप्त करनी है, गपशप करने बैठे, इंटरव्यू लेने बैठे, तो इधर उधर पे टाइम पूरा निकल गया, 1 घंटा का टाइम निकल गया, और पता चला कि 4 बिंदु के बारे में ही हम सूचना प्राप्त कर पाए। लेकिन अगर हम उसका प्रॉपर शेड्यूलिंग किए हुए हैं, तो हम वहां देख देख के उनसे प्रश्न पूछेंगे, वो जो उत्तर देंगे उनको हम लिखते जाएंगे, तो पता चला 1 घंटे में हमने प्रॉपर सारे 10 प्रश्न का उत्तर उनसे प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये अन्य जगहों पर तो ज्यादातर कोशिश किया जाता है, बहुत से जगहों पर असंरचित का, इसमें प्रश्नों का निर्माण पूर्ववत नहीं होता, बल्कि तत्कालीन समय में संबंधित विषय से जुड़े प्रश्नों को तैयार किया जाता है। अगला, बंद प्रश्नावली। ये भी बहुत आसान है बच्चा। बंद प्रश्नावली वो होता है जहां विकल्प आप दे देते हो, विकल्प आप देते हो ना उत्तर का, वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बंद प्रश्नावली कहा जाता है, और जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को मुक्त प्रश्नावली कहा जाता है। इसमें क्या करता है उत्तरदाता, आपने प्रश्न लिख दिया और नीचे में डॉट 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 करके एक लंबा लाइन दे दिया, या 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन दे दिया। अब यहां पर उत्तरदाता को अपना उत्तर खुद लिखना होता है, तो एक खुली प्रश्नावली है। अब यहां उत्तरदाता अपने मन से कुछ 2-4 लाइन लिख सकता है, लेकिन वो प्रश्नावली जिसमें कि बस जो विकल्प दिया हुआ है उसी में से आपको टिक लगाना है, आप उसमें कुछ नया अपने से नहीं कर सकते हो, वो बंद प्रश्नावली कही जाती है। और एक चित्रात्मक प्रश्नावली होती है जो चित्रों में प्रस्तुत की जाती है। इसके जो विकल्प होते हैं वो चित्रों में दिए हुए होते हैं। बहुत से सीसेट वगैरह के एग्जाम में आप देखोगे चित्रात्मक प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, चित्र वाले बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बंद प्रश्नावली, इसमें प्रश्नों के उत्तर सीमित होते हैं और उत्तरदाता को प्रस्तुत विकल्पों में से ही उत्तर का चयन करना होता है, वो अपने मन से कुछ उत्तर नहीं दे सकता। मुक्त प्रश्नावली, बंद हो गया, मुक्त हो गया, इसमें केवल प्रश्न दिए जाते हैं, केवल प्रश्न, उत्तर के विकल्प नहीं दिए जाते हैं, और उत्तरदाता उत्तर देने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होता है। क्लियर है? चित्रात्मक प्रश्नावली, चित्रात्मक, इसमें उत्तर के विकल्प चित्रों के रूप में होते हैं, उत्तर के विकल्प चित्रों के रूप में होते, प्रदर्शित किए जाते हैं, और उन चित्रों को देख करके उत्तरदाता को आंसर करना होता है। अगला है प्रश्नावली पद्धति के लाभ या महत्व। प्रश्नावली पद्धति के लाभ या महत्व, टाइप ऑफ क्वेश्चनायर आप देख लिए, संरचित, असंरचित, बंद, ओपन, मुक्त, खुला और चित्रात्मक।
प्रश्नावली पद्धति का लाभ या महत्व, लाभ या महत्व। प्राथमिक तथ्यों के एकत्रीकरण की विधि के रूप में प्रश्नावली पद्धति के कुछ गुण हैं। प्राथमिक तथ्य, ध्यान रखना, ये सब प्राथमिक तथ्यों के संकलन की विधि के रूप में प्रश्नावली पद्धति के कुछ गुण हैं जो तथ्य संकलन को सरल एवं अधिक उपयोगी बना देता है। जैसे अधिक जनसंख्या और बिखरी हुई जनसंख्या का सफलतापूर्वक अध्ययन करने के लिए यह पद्धति सबसे बेहतरीन है। अधिक जनसंख्या और उभरी हुई जनसंख्या से सूचना संकलन के लिए यह पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथ्य संकलन के लिए यह पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़ा संकलन के लिए यह पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा इसका लाभ, महत्व, गुण, इससे सूचनाओं को शीघ्र एवं बार बार प्राप्त करना संभव है। चिट्ठी लिख के ही प्राप्त करना है। यहां शीघ्र का मतलब है कि एक साथ 10,000 लेटर हमने डिस्पैच किया और 10 दिन के अंदर में 10,000 लेटर का जवाब आ गया। थोड़ा बहुत नहीं आया तो फिर हमने दोबारा लिखा, उसमें से कुछ आ गया। तो कम समय में 10 दिन में 10,000 लोगों का सूचना हमारे पास आया और कोई उपाय नहीं था कि 10,000 लोगों की सूचनाओं को हम इतने कम दिनों में प्राप्त कर लें। और जब सूचनाओं को प्राप्त करना है तो दोबारा भी हम उनको इस सूचना के बारे में सूचना दे सकते हैं कि भाई इसके बारे में आप हमको सूचना दीजिए, वो दोबारा भी दे सकते हैं। तो अधिक जनसंख्या और बिखरी हुई जनसंख्या का सफलतापूर्वक अध्ययन संभव, सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति संभव, बार बार प्राप्त करना संभव, उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार को प्राप्त करना संभव, उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार को प्राप्त करना संभव, क्योंकि उत्तरदाता सोचेगा विचारेगा नहीं, सीधे टिक मार देगा। अध्ययनकर्ता उसके सामने नहीं खड़ा है। तो उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार को प्राप्त करना संभव, वो अपने मन से फ्री होकर दे सकता है। सस्ती, सुगम, स्वप्रशासित पद्धति। क्लियर है। दोष, प्रश्नावली पद्धति की सीमाएं ऑब्लिक दोष, हमारा अगला डायमेंशन। उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त प्रश्नावली विधि के कुछ दोष भी हैं। ध्यान से देखो, जो इसकी सफलता को संदिग्ध बना देते हैं, जो इसकी सफलता को संदिग्ध बना देते हैं। क्या दोष है प्रश्नावली पद्धति के? तो पहला दोष पे ध्यान दो, केवल शिक्षित उत्तरदाता तक सीमित। बड़ा क्लियर है, प्रश्नों की सूची है, पढ़ करके उसका विकल्प जो दिया हुआ है उसका विकल्प के संदर्भ में उत्तर देना है, या फिर कुछ लिखना है, नीचे 2-3 लाइन दिया हुआ है। इस प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के संदर्भ में ही की जा सकती है। अनपढ़ के लिए ये तथ्य संकलन की पद्धति उपयुक्त नहीं है। उसके लिए तो भाई आप अवलोकन कीजिए, इंटरव्यू लीजिए, आदि कीजिए। तो केवल शिक्षित उत्तरदाता तक सीमित। दूसरा, इस पद्धति में सूचना की अपूर्णता की संभावना एवं खराब उत्तर लेखन की संभावना सदैव बनी रहती है। सूचना की अपूर्णता, आधा लिखा, कई क्वेश्चनर तो 10 प्रश्न है, 4 ठो लिखा भेज दिया। अब उस समय किस मूड में है, किस स्थिति में है, सबको हम समान रूप से नहीं देख सकते। तो सूचना की अपूर्णता की संभावना इसमें सदैव बनी रहती है। और खराब उत्तर लेखन, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं है, अगर हम कहें कि मुक्त प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है, बंद का नहीं किया गया है, तो अगर उत्तरदाता लिखता है तो अगर वो खराब लेखन उसका है तो आपके लिए समझने में कठिनाई होगी। ये भी इसकी एक कमी है। सूचना या प्रत्युत्तर प्राप्ति की कठिनाई सबसे बड़ी समस्या है। भेजते ही नहीं है लोग। आपने ढेर सारा प्रश्न नावली भेज दिया लेकिन उसका जवाब ही नहीं आ रहा है। आप दोबारा लेटर भेजे, अनुगामी पत्र, फिर भी जवाब नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये एक समस्या इसके साथ सदैव बनी रहती है।
अगला है सूचना प्राप्त करने में शोधकर्ता की दक्षता को महत्व नहीं। प्रश्नावली पद्धति में हम प्रश्नों की सूची बना करके और उत्तरदाता को भेज देते हैं और उत्तरदाता उसी में टिक लगा करके और उसको भेज देता है। यानी अपने मन से उत्तरदाता उसमें कुछ नहीं लिख सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो, सब्जेक्टिव टाइप है तो लिख सकता है, बट अपने मन से ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ नहीं लिख सकता, मतलब उत्तरदाता बंधा हुआ होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रश्न करने वाला भी अपनी प्रतिभा का प्रयोग इस पद्धति में नहीं कर सकता है। क्वेश्चन आयर है, वही क्वेश्चन का उत्तर सामने वाला देगा। अगर आमने सामने बैठ के पूछना है और हमें पूछना है तो हम अपनी प्रतिभा, अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग करके बहुत सारे सामने वाले की बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे, साक्षात्कार पद्धति में, अवलोकन पद्धति में। लेकिन यहां पर हमारी कोई दक्षता नहीं चलेगी। वही फिक्स क्वेश्चन है और उसी फिक्स क्वेश्चन में से फिक्स वैकल्पिक उत्तर है और उसी उत्तर में से उनको समझ में आ रहा है, वही उत्तर उनको प्राप्त करना है, उसी के आधार पर करना है। सार्वभौमिक प्रश्नों के निर्माण में कठिनाई प्रश्नावली पद्धति की सबसे बड़ी समस्या है। जब हम प्रश्नों की सूची बनाते हैं तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए, सार्वभौमिक प्रश्न, ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिसको रमेश, गणेश, सुरेश, दिनेश सभी एक ही अर्थ में समझे। ऐसा ना हो कि रमेश उसको अलग अर्थ में समझ रहा है, दिनेश उसको अपने अलग अर्थ में समझ रहा है। तो प्रश्न बिल्कुल अस्पष्ट हो, प्रश्न बिल्कुल सार्वभौम हो, सबके लिए एक ही अर्थ में हो, ऐसा प्रश्न बनाना भी इसमें जटिल होता है। तो सार्वभौमिक प्रश्नों के निर्माण में कठिनाई। और अगला है गहन अध्ययन हेतु अनुपयुक्त। अगर बहुत डेप्थ एनालिसिस करनी तो ये उपयुक्त नहीं है। समझ में आ रहा? गहन अध्ययन हेतु अनुपयुक्त। 10,000 प्रश्नों की सूची मिली, उस प्रश्नों के आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं। कितना हल्का हल्का देख देख के निकल जाएंगे। गहन अध्ययन हेतु आपका जो सैंपल है उसकी संख्या बहुत कम होनी चाहिए, तब जाकर के आप गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो ये पद्धति गहन अध्ययन हेतु अनुपयुक्त है। अस्पष्ट है, देखते जाओ। अस्पष्ट है, प्रश्नावली पद्धति के गुण भी हैं और दोष भी हैं। दोनों की चर्चा हम लोगों ने कर ली। प्रश्नावली पद्धति का अर्थ, लक्षण, इसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चनर मेथड, इसके गुण, इसके दोष। परंतु अगर पर्याप्त सावधानी बरती जाए तो ये बृहद एवं बिखरे हुए निदर्श से, निदर्श मतलब सैंपल, जिससे सूचना प्राप्त किया जाता है, सूचनादाता को सैंपल कहते हैं। बिखरे हुए सैंपल से, बिखरे हुए सूचनादाताओं से सूचना प्राप्त करने में एक श्रेष्ठ विधि साबित हो सकती है, एक श्रेष्ठ विधि साबित हो सकती है। तो स्पष्ट है, प्रश्नावली पद्धति के गुण एवं दोष दोनों हैं, परंतु अगर पर्याप्त सावधानी बरती जाए तो यह बृहद और बिखरे हुए निदर्श से सूचना प्राप्त करने में एक श्रेष्ठ विधि साबित हो सकती है। एक बेहतर प्रश्नावली, एक बेहतर प्रश्नावली, एक बेस्ट प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए, बेस्ट क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए? तो उत्तर है कि जो कमी है उसको हटा दिया जाए, वो क्वेश्चनर बेस्ट हो जाएगा। यानी जो इसकी दोष है, जो इसका सीमाएं हैं, उसको दूर कर दिया जाए तो प्रश्नावली पद्धति सबसे बेहतरीन तथ्य संकलन की पद्धति साबित होगी। तो इसके लिए क्या क्या कुछ सावधानी बरती जाए तभी प्रश्नावली पद्धति सबसे बेस्ट पद्धति साबित होगी। तो एक मेथड के रूप में इसको सफल बनाने के लिए पहला पॉइंट, ध्यान से देखो, प्रश्नावली की सफलता या बेहतर प्रश्नावली तथ्य संकलन की विधि के रूप में प्रश्नावली की सफलता हेतु आवश्यक है कि, पहला पॉइंट, इसके निर्माण के पूर्व समस्या के विभिन्न पक्षों का अध्ययन विश्लेषण कर लिया जाए। क्योंकि समस्या के विभिन्न पक्षों का अध्ययन जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक इस प्रॉब्लम पर रिसर्च करते समय आपको किन किन सूचनाओं की जरूरत है यही आपको पता नहीं चलेगा। वो सूचनाएं फालतू वाला आप प्राप्त कर लेंगे और जो जरूरी सूचना इस रिसर्च के लिए चाहिए थी वो नहीं कर पाएंगे।
इसलिए सबसे पहला काम है कि समस्या के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए। ठीक है। अब अध्ययन कर लिए, विश्लेषण कर लिए, तो अब सही प्रश्न का निर्माण होगा। अब प्रश्न हो तो सरल हो, प्रश्न सरल होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। अनावश्यक प्रश्न इसमें नहीं डाला जाना चाहिए, जटिल प्रश्न नहीं डाला जाना चाहिए। अगला है प्रश्नों की भाषा स्पष्ट हो, भाषा विशिष्ट हो। अगला है इकाइयों का चर, इकाइयों या चरों, याद आया? इकाइयों या चरों मतलब जो भी उसमें घटनाएं हैं जिन पर रिसर्च किया जा रहा, उसकी परिभाषा भी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो प्रश्नों की भाषा स्पष्ट हो, विशिष्ट हो, इकाइयों या चरों की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। अगला है सांख्यिकीय विवेचन योग्य और कम प्रश्न हो। सांख्यिकीय विवेचन योग्य और कम प्रश्न हो। प्रश्नावली मेथड में जितना ज्यादा प्रश्न होगा अधूरा उत्तर आएगा, सही उत्तर नहीं आएगा। जितना कम प्रश्न होगा सटीक उत्तर आएगा, सही उत्तर आने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है। और जो भी प्रश्न हो उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जा सके। मतलब अगर एबीसी आप दे रहे हैं तो घटते हुए क्रम में है तो घटते हुए क्रम में हो, बढ़ते हुए क्रम है तो बढ़ते हुए क्रम में हो, ताकि जब हम इसका टेबुलेशन करें, इनके आंसर को हमने प्राप्त कर लिया, इसका हमने टेबुलेशन किया और टेबुलेशन करने के बाद इसका स्टैटिस्टिकल मीन मीडियन मोड निकालना हो तो निकाला जा सके। मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से इनका क्लासिफिकेशन करना होगा, ऑर्गेनाइज तरीके से इनका वर्गीकरण करना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा और फिर इस तरीके से उसे प्रस्तुत करना होगा कि मीन मीडियन मोड निकाला जा सके, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जा सके, सांख्यिकीय विवेचन किया जा सके। क्लियर है? प्रश्नों को सुव्यवस्थित ढंग से सजाया जाए और छपाई एवं कागज का रंग आकर्षक हो। यह भी है, प्रश्न सुव्यवस्थित ढंग से सजा हुआ हो और छपाई का रंग और कागज का रंग भी आकर्षक हो, नहीं तो लोग फाड़ के फेंक देगा, मूंगफली खा जाएगा। आकर्षक हो। अगला है प्रश्नावली की पूर्व जांच कर ली जाए, किसी को भेज भरवा करके देख लिया जाए सही ढंग से कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं है। जरूरत पड़े तो पायलट से स्टडी करवाइए, एक थोड़े क्षेत्र में इसको भरवाइए। समझ में आ रहा? तो इसकी एक पहले जांच कर ली जाए, जांच में गड़बड़ी पाई गई तो उसका संशोधन कर दिया जाएगा। प्रश्नावली के साथ सहभागी पत्र जरूर भेजा जाए, उसके साथ एक पत्र अटैच होगा जिसपे आप निवेदन करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, रिसर्च के बारे में बताएंगे। सहभागी पत्र जरूर भेजा जाए। प्रश्नावली वापस न आने पर अनुगामी पत्र भेजा जाए। प्रश्नावली वापस नहीं आने पर एक दोबारा अति निवेदन भरा पत्र भेजा जाए, अनुगामी पत्र भेजा जाए। उपरोक्त तरीकों पर अमल करके ही प्रश्नावली विधि को एक बेहतर विधि बनाया जा सकता है। प्रश्नावली विधि को एक बेहतर विधि बनाया जा सकता है। क्लियर है? यही है बच्चा प्रश्नावली। आपका सवाल है, कुछ संभावित प्रश्न है। तथ्य संकलन की पद्धति के रूप में, पद्धति के रूप में प्रश्नावली पद्धति के अर्थ एवं प्रकार को स्पष्ट कीजिए। अर्थ बता दोगे? अर्थ बताना है, प्रकार बताना है। सोच लो एक ही सवाल में है तो बहुत ज्यादा नहीं बताना, थोड़ा थोड़ा। प्रकार बताना है। एक अच्छी प्रश्नावली में किन किन तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए? अगला सवाल, एक अच्छी प्रश्नावली में किन किन तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए? तो एक अच्छी प्रश्नावली में जो जो चीजें थी उन चीजों की हम लोग रचना कर देंगे। 3 डिमांड है इस क्वेश्चन को, हम लोग चाहे तो आराम से इसको लिख सकते हैं। अगला सवाल, प्रश्नावली पद्धति के महत्व एवं सीमाओं। पहले वाला महत्व है, लाभ है, और दूसरे में सीमाओं की चर्चा करनी है।
अब प्रश्नावली पद्धति के महत्व एवं सीमाओं की समीक्षा कीजिए, मतलब सीमाओं को, जो सीमा बताई गई है उस पर एनालिसिस करके फिर थोड़ा सा महत्व की चर्चा के साथ फिनिश करना है। और इसकी सफलता हेतु उपयुक्त उपाय सुझाए। इसकी सफलता हेतु उपयुक्त उपाय सुझाए। तो प्रश्नावली पद्धति के महत्व एवं सीमाओं की समीक्षा कीजिए और इसकी सफलता हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइए। तो उपाय या सुझाव 3 डायमेंशन है। डायमेंशन नंबर 1, डायमेंशन 2, 3 कितना पड़ेगा? आपको 50, 60, 70 शब्द से ज्यादा एक प्रश्न पर नहीं पड़ेगा, एक डायमेंशन पर। क्लियर है? अब आपका अगला अध्ययन पद्धति आया, तथ्य संकलन की अध्ययन पद्धति, अनुसूची पद्धति, शेड्यूल मेथड, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, शेड्यूल मेथड। शेड्यूल के बारे में मैंने बता ही दिया कि यह भी प्रश्नों की एक सूची है, प्रश्नों की एक सूची है। फर्क यही है कि प्रश्नावली को हम डाक से भेजते हैं और इसको खुद जाकर के उत्तरदाता भरवाता है। मान लीजिए एक ही जगह उसको मिल गया 40-50 लोग, तो क्वेश्चन ले जाके भरवा दिया। वहां पर दोनों काम कर सकता है, और ग्रुप इंटरव्यू भी ले लिया। एक ही क्लास में अगर एक जगह बैठे हो तो उनको ग्रुप इंटरव्यू ले लिया। लेकिन ये तभी संभव है जब नजदीक हो। हम दिल्ली में रिसर्च कर रहे हैं तो अगर हमारे नजदीक हमारा उत्तरदाता हो, अगर हम विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन कर रहे हैं और हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में हम लोग 4-5 विश्वविद्यालय हमने यहीं से चुन लिया, कुछ बाहर से भी चुना, बाहर से भी रहेगा, बट 4-5 विश्वविद्यालय हमने यहीं से चुन लिया और हर विश्वविद्यालय में जाकर के हमको 500-500 लोगों का से सूचना प्राप्त करना है। तो हम यहां पर बेटर है कि शेड्यूल मेथड यूज करें। कुछ कहीं कहीं सामूहिक रूप से हम साक्षात्कार भी ले लें, बट हर लड़के से अलग अलग पूछना या अवलोकन करना बड़ा कठिन होगा मेरे लिए। सारे विश्वविद्यालयों में, 5 विश्वविद्यालयों में जाकर के या 3 या 4 विश्वविद्यालयों में जाकर के, बगल में एक रोहतक में ले लिया, तो वहां पर क्वेश्चन दिया, क्लास में गया, दिया, भरवाया, चल दिया। ये ऐसे उत्तरदाताओं के संदर्भ में ये मेथड बेहतर है, बेहतरीन है। यही है अनुसूची पद्धति। अनुसूची पद्धति में भी आप अर्थ और लक्षण लिखेंगे। इसका लाभ जब हम लिखेंगे तो लाभ में ऑलमोस्ट प्रश्नावली का लाभ तो आ जाएगा, जहां बड़ा क्राउड है। प्रश्नावली के तुलना में या अन्य मेथड के तुलना में लाभ आएगा कि इसमें धन खर्च कम होगा, समय कम खर्च होगा, आदि आदि। 1-2 लाभ और आएगा जो प्रश्नावली की तुलना में होगा कि प्रश्नावली में अगर उत्तर आपका, प्रश्न का नेचर आपका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो और उत्तरदाता आपके प्रश्न के मतलब को नहीं समझ पाएगा, तो आपसे कम्युनिकेशन का उसके पास कोई साधन नहीं है। उसके पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि प्रश्न क्या कहता है, क्या प्रश्नों में पूछा गया है। तो जो समझ में आता है आंसर लिख करके पेस्ट कर भेज देगा, फाड़ के फेंक देगा। यहां चूंकि उत्तरदाता के साथ होता है, सामने होता है शोधकर्ता, अध्ययनकर्ता, इसलिए अगर उत्तरदाता को कोई डाउट होता है तो वो अध्ययनकर्ता से पूछ लेता है कि अच्छा देखिए 7 नंबर प्रश्न में ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या लिखना है, आप क्या जानना चाहते हैं, या क्वेश्चन में क्या जानना चाहता है, एक होता है। तो कंपेटिवली प्रश्नावली से इसमें आंसर एक्यूरेसी की संभावना, सही की संभावना होती है। दूसरा एक और चीज कि यहां पर 100% आंसर मिलने की संभावना होती है। क्लास में 400 लोग, 200 लोग बैठे हुए हैं, हमने क्वेश्चन बांटा और इसके बाद सबसे परमिशन लिया और 200 लोगों को दिया, 200 लोगों से ले लिया और 10 ही प्रश्न दिया है, ज्यादा प्रश्न नहीं दिया, तो फटाफट भर दिया गया। थोड़ा चाय दिया जाए, फटाफट भर दिया गया, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कुछ इसके लाभ है, महत्व है। हानि में कुछ जनरल हानि है। आपका पूरा रिसर्च उसके द्वारा दी गई सूचना पे डिपेंडेंट है। प्रश्न अगर सही नहीं है तो गलत सूचना भी वो दे सकता है। मूड उसका बिगड़ गया, चलो आज मजाक करते हैं, सब उल्टा उल्टा लिख लिख के चला आया, गया आपका रिसर्च। तो ये उसी पर डिपेंडेंट है।
लोग कहते हैं कंपैरेटिवली अनुसूची में प्रश्नावली की तुलना में उत्तरदाता जो है वो बहुत कुछ अंदरूनी बातों को नहीं रख पाता है। हालांकि उसको टिक लगाना है, लगा देगा, लेकिन आपकी उपस्थिति से उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी। लेकिन क्वेश्चनायर में तो अंडमान में रहता है, आप दिल्ली में रहते हो, उसको एक फील लगता है कि ये तो दिल्ली में है, क्या जो भी है सही सही लिख देता है। अगर कुछ गड़बड़ चीजें भी, अगर मान लीजिए वो कुछ भी उल्टा सीधा लिखता है, आपने जीवन में क्या क्या गलत काम किया है, कुछ इस तरह की चीजें, मतलब जो सामान्य रूप से वो आपके सामने नहीं बताता, वो भी उसमें बता देता। तो इसके कंपैरिजन में यहां पर ये डर बना रहता है। यही है, एक अच्छी अनुसूची में ऑलमोस्ट वही लक्षण होंगे जो आपके प्रश्नावली में होंगे। प्रश्न बढ़िया हो, कागज बढ़िया हो, लिखावट बढ़िया हो, भाषा बढ़िया हो, द्व्यर्थीय ना हो, अस्पष्ट हो, एकार्थक हो, समझने योग्य हो, ये सारी चीजें इसमें भी होनी चाहिए। तो यही है अनुसूची पद्धति। देख लेते हैं बच्चा, इसमें भी बहुत दम नहीं है, तो एक नजर आप केवल डालो स्क्रीन पर, तो हम लोग एक एक बार में इसको रीडिंग करते चलते हैं। तथ्य संकलन की तकनीक, अनुसूची, शेड्यूल मेथड। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में तथ्य संकलन की विधि के रूप में, वैज्ञानिक अध्ययन में तथ्य संकलन की विधि के रूप में अनुसूची एक ऐसी प्रश्न तालिका है, अनुसूची एक ऐसी प्रश्न तालिका है जिसका प्रयोग प्रश्न उत्तर तकनीक द्वारा सूचनाएं एकत्रित करने हेतु किया जाता है। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में तथ्य संकलन की विधि के रूप में अनुसूची एक ऐसी प्रश्न तालिका है, प्रश्नों की सूची है, जिसका प्रयोग प्रश्न उत्तर की तकनीक द्वारा सूचनाएं एकत्रित करने हेतु किया जाता है। अनुसूची के प्रकार, पहला डायमेंशन, इसके कई प्रकार होते हैं। पहला, अवलोकन अनुसूची। ध्यान से देखो, अवलोकन अनुसूची, इसके बारे में मैं 2 लाइन आपको बता देता हूं, ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी शॉर्ट नोट्स अगर पूछते, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन द्वारा तथ्य संकलन एकत्रित करते हैं, तो अवलोकन में खाली देखोगे या देख देख के कुछ सूचनाएं भी तुमको चाहिए। क्या सूचनाएं चाहिए? दिमाग में तो नहीं रहेगी कि क्या हमको लिखना है। अब वो खाएगा कचौड़ी या खाएगा बर्फी, ये भी लिखेंगे कि वो बर्फी खाया, वो कचौड़ी खाया। ऑब्जर्वेशन में तो सब दिखाई देता है। तो ऑब्जर्वेशन करते समय हमको उसके सारे पक्षों की जानकारी नहीं चाहिए, हमें केवल उसके उस पक्षों की जानकारी चाहिए जो हमारे अध्ययन विषय से जुड़ा हुआ हो। तो अध्ययन विषय से क्या जुड़ा हुआ है, हमें क्या सूचना चाहिए, क्या जानकारी चाहिए। क्या अच्छा नहीं होगा कि हमें जो जानकारी चाहिए उसके हम प्रश्न बना लें और उसी प्रश्न का उत्तर हम ऑब्जर्वेशन मेथड से ढूंढें, और ढूंढ करके जैसे ही अवलोकन करते समय वो उत्तर दिखाई दे, हम नोट डाउन कर लें। ये ज्यादा बेटर होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम एक प्रश्नों की सूची बना लेंगे, 10, 12, 15, 16 प्रश्न की सूची, एक लिस्ट बना दिए। अब हमको इन प्रश्नों का उत्तर खोजना है। अब हम ब्रॉडली अनुसूची को देख रहे हैं बच्चा, एक अपने भरवाते हैं, ठीक है, लेकिन अवलोकन में भी, साक्षात्कार में भी हम इसको यूज करते हैं, संस्था सर्वेक्षण में भी यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी यूज करते हैं। तो ये प्रश्नों की सूची में हम बना लिए, अवलोकन कर रहे हैं, उसमें उसका उत्तर लिखते जा रहे हैं। सेम साक्षात्कार अनुसूची है। इंटरव्यू जब हम लेने गए तो एक प्रश्नों की सूची बना लिए और उन्हीं प्रश्नों को पूछ रहे हैं, और जब वो बता रहे हैं तो हम उसको लिख रहे हैं। कोई संस्था का सर्वेक्षण हम कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन का सर्वेक्षण हम कर रहे हैं, सर्वे में जो हमको दिख रहा है, तो हम सब बात को थोड़ी लिखेंगे, या जो जो बता रहा है सब बात को नहीं लिखेंगे। हम एक शेड्यूल बनाएंगे। जनगणना में क्या होता है, एक प्रश्नों की सूची होती है जो दे दी जाती है, वो शेड्यूल ही है एक प्रकार का।
वो शेड्यूल कहो, प्रश्नावली कहो। कई बार प्रश्नावली और अनुसूची को पर्यायवाची रूप में यूज लोग करते हैं, लेकिन टेक्निकली जब हम अंतर कर रहे हैं तो ध्यान रहे, जनगणना में हम बेसिकली क्या करते हैं, खुद जो जनगणना करने वाले अधिकारी होते हैं हर घर पे जाते हैं और जाकर के उनके पास प्रश्नों की एक सूची होती है, उसको घर के मुखिया को दे देते हैं और उनसे भरवा लेते हैं। 1971 तक जो जनगणना होती थी वो डिफेक्टो मेथड से होती थी। उसमें क्या होता था, तो उसमें वही प्रश्नों की सूची खुद जाकर के पूछ पूछ के भर लेते थे। जो भी जनगणना करने वाले अधिकारी होते थे वो डोर टू डोर जाते थे, 24 घंटे में जनगणना कंप्लीट कर दी जाती थी। जो जहां है वहीं पर पकड़ा गया, उस घर में गए, कौन कौन है आपके घर में, कौन है, क्या नाम है, कितना उम्र है, क्या है, कैसे है, वो सब लिखते जाते थे। ये डिफेक्टो मेथड था। तो पहले से प्रश्न तैयार होता था ना जी, 20 चीजों के बारे में सूचना प्राप्त करनी है तो 20 प्रश्न तैयार है और उसको फिलअप कर लिए। 71 के बाद डिजूरे मेथड जनगणना में शुरू हुआ और यहां पर अब सीधे वो प्रश्नावली मुखिया को दे दी जाती है और मुखिया से कहा जाता है कि आप अपने परिवार के बारे में ये सारी सूचनाएं जो इसमें दी हुई है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको फिलअप कीजिए। तो ये सभी अनुसूची है। किसी संस्था का सर्वेक्षण करने जाते हैं, किसी भी चीज का, डॉक्यूमेंट्स शेड्यूल होता है। जब हम लाइब्रेरी में जाकर के डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करते हैं या बहुत से डॉक्यूमेंट्स को हम देखते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में जो जो लिखा है सब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में तो वही हमारे लिए उपयोगी है जो हमारे अध्ययन के विषय से संबंधित हो। तो यदि हम किसी डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करके और उसके आधार पर कोई हम अपने अनुसंधान का रिसर्च निकालना चाहते हैं, हमारे लिए तथ्य जो है वो डॉक्यूमेंट से लेना है, तो हमें क्या क्या सूचना चाहिए उसके प्रश्नों की एक लिस्ट बना लेते हैं और तब फिर हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं और उसमें से जो भी सूचनाएं मिलती है उस लिस्ट में हम प्रश्न के सामने उसके आंसर के रूप में लिखते चले जाते हैं। तो वो जो प्रश्नों की सूची बनाई जाती है, इस सभी को शेड्यूल 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 की संज्ञा दी जाती है। ये सब अनुसूची के कुछ प्रकार हैं, बट सामान्य रूप से अनुसूची प्रश्नों की एक तालिका है। इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से सूचना एकत्रित की जाती है और जब इसको डाक से भेजा जाता है तो इसको प्रश्नावली कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, एक डायमेंशन है आपका अनुसूची द्वारा तथ्य संकलन की प्रक्रिया। अनुसूची द्वारा तथ्य संकलन की प्रक्रिया अनुसूची द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु कुछ निश्चित स्तरों से गुजरना होता है। जैसे देखते जाओ, बड़ा आसान है। सबसे पहले प्रश्नों का अनुसूची बनाएंगे तो अनुसूची का निर्माण क्लियर है। फिर हम देखेंगे कि हमारा उत्तरदाता कौन है, सूचना दाता कौन है, किन से हमको उत्तर प्राप्त करना है, किन से हमें शेड्यूल भरवाना है। सूचना दाताओं का निर्धारण। अब सूचना दाता का लिस्ट हमारे पास आ गया, तो चूंकि इसमें जरूरी नहीं है कि हम अध्ययन करते हैं तो हम ही जाए, हम अपने 10, 15, 20 कैडर को तैयार कर सकते हैं जो अलग अलग जगहों में जाकर के और उस अनुसूची को भरवा करके ले आए। बहुत सारी संस्थाओं में जब रिसर्च होता है तो सब प्रोफेसर नहीं जाते हैं, बहुत सारे रिसर्चर को उसमें साथ में लेते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे कंडीशन में अदरवाइज अगर आप खुद गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुद नहीं जा रहे हो, कैडर को भेज रहे हो, लोगों को भेज रहे हो, एरिया बहुत बड़ा है, किसी बड़े विषय पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो फिर किनको भेजोगे उसका तुमको निर्धारण करना पड़ेगा। तो कार्यकर्ताओं का चुनाव और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना होगा कि कैसे उत्तरदाताओं से उत्तर या सूचना को कलेक्ट करना है। फिर बारी आती है सूचनाओं के संकलन की। इसमें उत्तरदाता से आप संपर्क करोगे, फिर उनका साक्षात्कार लोगे और सूचनाओं की प्राप्ति करोगे या भरवा करके सूचनाओं की प्राप्ति करोगे। समझ में आ रहा मेरी बात? या अवलोकन करके सूचनाओं की प्राप्ति करोगे, किसी भी तरीके से सूचनाओं को लोगे। अब अनुसूची भरी जा रही है, अनुसूची का उत्तर खोजा जा रहा। फिर अनुसूचियों की जांच। ये जो पहले राउंड में करोगे बच्चा, ये पहला राउंड ये छोटा होगा कुछ का,
कुछ से, थोड़े लोगों से, थोड़े उत्तरदाताओं से संपर्क कर लिए और उनसे सूचना को प्राप्त कर लिए। अब फिर शेड्यूल की जांच किए। ये जांच का मतलब होता है कि हमारा तरीका गड़बड़ है या सही है, क्योंकि मान लो 10 5,000 4,000 8,000 6,000 लोगों से सूचना प्राप्त करना है। अब चूंकि ऐसा क्राउड है आपका, ऐसा सैंपल है आपका जो एक ही जगह मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि लेबर है तो एक जगह नहीं मिलेगा, बट इंडस्ट्रियल लेबर है तो एक ही जगह मिलेगा। इंडस्ट्री में जा जा करके एक ही जगह आप 100 500 600 800 लेबर को प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ रहा मेरी बात? लेकिन बिखरा हुआ है और 10,000 है तो डाक प्रश्नावली को यूज करो। लेकिन ज्यादा संख्या है 10,000, लेकिन एक ही जगह ग्रुप में मिलेगा। विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन कर रहे हो, स्कूल के छात्रों का अध्ययन कर रहे हो, समझ में आ रहा, कारखाना श्रमिकों का अध्ययन कर रहे हो, ये सब जगह से संकेंद्रित लोग होते। तो इनसे संपर्क, इनका इंटरव्यू या किसी भी तरीके से सूचना की प्राप्ति करके इसको जांचेंगे हम कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। थोड़े से करके तब जाके 5,000 8,000 10,000 सूचनादाताओं से सूचना का संकलन करेंगे। तो फिर जांचने के बाद अनुसूचियों से व्यापक स्तर पर सूचनाओं का संकलन। क्लियर है? अगला, अनुसूची का महत्व। ये सबसे आसान टॉपिक है, पूरे यूनिट का सबसे इजी टॉपिक। अनुसूची पद्धति के गुण ऑब्लिक महत्व। क्लियर है बच्चा? तथ्य संकलन की विधि के रूप में अनुसूची एक अत्यंत उपयोगी विधि होती है, क्योंकि पहला पॉइंट देखो, इसमें यथार्थ तथा ठोस सूचनाओं की प्राप्ति संभव होती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता को सीधे टिक मार देना होता है। यथार्थ सूचना मिलता है, ठोस सूचना मिलता है, सूचनादाता अध्ययनकर्ता यहां उपस्थित होता है, उनसे पूछता है, भरवाता है। दूसरा, इससे स्पष्ट तथा वास्तविक उत्तर की प्राप्ति संभव होती है, क्योंकि यहां अध्ययनकर्ता उपस्थित होता है, स्पष्ट और वास्तविक उत्तर की प्राप्ति संभव होती है। उत्तरदाता का संकोच का इसमें निराकरण संभव होता है, क्योंकि उत्तर अध्ययनकर्ता यहां उपस्थित होता है। प्रश्न में अगर डाउट हो, किसी भी तरह का संकोच हो, तो उसमें वहां पर उपस्थित जो अध्ययन करता है उसका निराकरण कर देता है, संभव होता है। इसमें 100% उत्तर की संभावना होती है। डाक प्रश्नावली में तो कुछ आया कुछ नहीं आया, यहां तो 100% उत्तर की संभावना है। इससे आंकड़ा संकलन संक्षिप्त हो जाता है, इजी हो जाता है, कम पैसा, डैश डैश डैश। इसमें एकत्रित तथ्य लिखित रूप में सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि यहां क्वेश्चनायर में भरा जा रहा है या भरवाया जा रहा है, तो वो क्वेश्चनायर में जो आंसर है जिसको उत्तरदाता ने दिया है वो सेफ है, सुरक्षित रखते हैं। अब ये लक्षण या महत्व दोनों तीनों के संदर्भ में अपने दिमाग में ले आओ। साक्षात्कार अनुसूची, तो साक्षात्कार में अगर हम शेड्यूल नहीं बनाए और नोट डाउन नहीं करें तो ये लिखित रूप में सुरक्षित नहीं है। अवलोकन अनुसूची नहीं हो और हम अवलोकन कर करके सूचनाओं को लिखित रूप में उत्तर न लिखें तो फिर ये लिखित रूप में उपलब्धि सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अगर कुछ दिन बाद दिमाग से स्लिप कर गया तो सब कुछ गया। तो यहां पर ये सारी चीजें लागू हो जाएगी, लिखित रूप में सुरक्षित रहते। अगला, इसकी कमी भी होती है बच्चा। क्या कमी है, क्या इसके दोष है? तो आइए, अनुसूची पद्धति की सीमाएं ऑब्लिक दोष। सीमाएं ऑब्लिक दोष। उपरोक्त लाभों के अलावा अनुसूची पद्धति कई मामलों में दोषपूर्ण भी है। पद्धति की कुछ सीमाएं भी है, कमियां भी है, लिमिटेशन भी है। जैसे पहला, सार्वभौमिक अर्थ वाले प्रश्नों के निर्माण की समस्या। याद करो, ये प्रश्नावली में भी है और अनुसूची में भी है। सार्वभौमिक अर्थ वाले प्रश्न निर्माण की समस्या। ठीक है। अगला है, अत्यधिक महंगी है और विस्तृत क्षेत्र हेतु अनुपयोग। ये गलत है बच्चा, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ये अत्यधिक सस्ती है, ये विस्तृत क्षेत्र हेतु अनुपयोगी नहीं है, गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ध्यान देना, इसको हटा देना, उल्टा दे दिया है। ये विस्तृत क्षेत्र के लिए ही तो है। ठीक है।
बड़ा, लेकिन हां, बिखरे हुए क्षेत्र के लिए इसको ध्यान से सुधारा जा सकता है। बिखरे हुए क्षेत्र में ये यूजफुल नहीं है, उसके लिए प्रश्नावली है। प्रश्नावली के कंटेस्ट में अगर हम देते हैं तो कई बार कमी या महत्व को किसी के संदर्भ में हम लिखते हैं। प्रश्नावली के संदर्भ में हम लिखेंगे तो यदि उत्तरदाता आपका बिखरा हुआ है, आप यहां पर सुधार दो, बिखरे हुए उत्तरदाता से सूचना प्राप्ति में अनुपयोगी। अब विस्तृत क्षेत्र के जगह पर यह शब्द ज्यादा बेटर है, इससे इजी कम्युनिकेट होगा। उत्तरदाता से संपर्क में कठिनाई, उत्तरदाता से संपर्क में कठिनाई, क्योंकि शेड्यूल भरवाने में ढेर सारे लोगों से भरवाया जाता है, तो ये एक जेन्युइन समस्या है, नॉर्मल है, बहुत कुछ इसका बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं है। और पक्षपात एवं मिथ्या झुकाव की संभावना, पक्षपात एवं मिथ्या झुकाव की संभावना किसके कंटेस्ट में बच्चा? तो उत्तरदाता के कंटेस्ट में। यहां पर उत्तरदाता जो है वो पक्षपाती हो सकता है आंसर देने में, इसलिए ये भी है। यदि खुद आप ऑब्जर्वेशन करते, अवलोकन के संदर्भ में, विशेष रूप से अवलोकन के संदर्भ में, अवलोकन की तुलना में, अगर अवलोकन आप कर रहे हो बच्चा, अवलोकन अगर आप कर रहे हो तो फिर आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, लेकिन यदि भरवा रहे हो तो फिर इसमें गड़बड़ी की संभावना बन सकती है। डन। अगला है एक अच्छी अनुसूची। एक अच्छी अनुसूची क्या हो सकती है? तथ्य संकलन की विधि के रूप में अनुसूची का उद्देश्य प्रामाणिक तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन हेतु सूचनाओं का व्यवस्थित व क्रमबद्ध संकलन होता है, जो एक अच्छी अनुसूची से ही संभव है। और इसके लिए आवश्यक है कि अनुसूची का आकार एवं रूप आकर्षक हो। बहुत क्लियर है, मतलब छोटा आकार हो, पहली बात, कम से कम प्रश्न हो, और जो प्रेजेंटेशन हो बड़ा बढ़िया से हो, समस्त प्रश्न अस्पष्ट हो, सरल हो, भ्रम रहित हो और एकार्थक हो। यह भी बड़ा आसान है। प्रश्न अध्ययन विषय, प्रश्न जो है वो अध्ययन विषय की प्रकृति तथा उद्देश्य के अनुरूप हो, ताकि प्राप्त सूचना द्वारा उपकल्पना की जांच की जा सके, उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सके, उपकल्पना की जांच की जा सके, सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सके। तो विषय की प्रकृति और उद्देश्य के अनुरूप हो। अगला, प्रश्न छोटे हो तथा ऐसे हो कि सूचनादाता सूचना देने में संकोच न करे, फटाफट सूचना दे। प्रश्न व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, जिससे प्राप्त सूचनाओं में क्रमबद्धता बनी रहे। क्रमबद्धता बनी रहेगी तो क्या फायदा होगा? उसका टेबुलेशन करना, उसका क्लासिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से अनुसूची को एक बेहतर अनुसूची के रूप में तब्दील किया जा सकता है, मतलब एक बेहतर तथ्य संकलन के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, दोनों के संदर्भ में हम प्रश्न एक बात बना लेते हैं। अनुसूची क्या है और प्रश्नावली से यह किस प्रकार भिन्न है? अनुसूची क्या है और प्रश्नावली से यह किस प्रकार भिन्न है? प्रश्नावली से अंतर पर सवाल पूछेगा, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा है। एक अच्छी अनुसूची के निर्माण में किन किन तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए? दो डायमेंशन है, एक अच्छी अनुसूची और प्रश्नावली से यह किस प्रकार से भिन्न है, और अनुसूची क्या है। तो अनुसूची क्या है आप बताएंगे, फिर अगले पैरा में प्रश्नावली से इसका अंतर बताएंगे, और फिर एक अच्छी अनुसूची के लक्षण बताएंगे कि एक अच्छी अनुसूची में क्या क्या होना चाहिए। बहुत आसान है। अगला सवाल है, अनुसूची पद्धति के समाजशास्त्रीय महत्व पर टिप्पणी कीजिए। इसका लाभ या महत्व बता देंगे, डायमेंशन में दिया हुआ है, और टिप्पणी कीजिए है कमेंट। कमेंट तो सी मॉडल होगा, यानी महत्व के साथ आप कमी भी इसकी बताएंगे। ठीक है, कमी भी बताएंगे, और कमी बताने के बाद अनुसूची पद्धति की सफलता हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। सुझाव में हम क्या यहां दे रहे हैं? एक
अच्छी, समझ में आ रहा बच्चा, अनुसूची। सुझाव कहीं तो हमने डायमेंशन में दिया नहीं है, तो दिया है। एक अच्छी अनुसूची, जो उसके अंतर्गत जो पॉइंट है वो एक प्रकार का सुझाव है। तो सुझाव में आप एक अच्छी अनुसूची के बारे में बता सकते हो, दिखा सकते हो। डन, ये आपके सवाल है। अब आपके सामने एक लास्ट टॉपिक इस का है, तथ्य संकलन की तकनीक, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले भी बता चुके हैं। तथ्य संकलन की पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड, पीछे हमने चर्चा किया था। हमारे सामने डेटा कलेक्शन का टेक्निक ऑलमोस्ट जितना जरूरत है हम लोगों ने लिख लिया, जिसमें कि हम लोग एक ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, अवलोकन पद्धति से, इंटरव्यू मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम क्वेश्चनायर मेथड को यूज कर सकते हैं, शेड्यूल मेथड को यूज कर सकते हैं। ये सब तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत है। द्वितीयक स्रोत में लाइब्रेरी में जाकर के हम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। एक और स्रोत है, एक और तरीका है तथ्य संकलन का, केस स्टडी मेथड। चूंकि सामाजिक घटनाओं में दो तरह की होती है, परिमाणात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक। और गुणात्मक घटनाओं के अध्ययन की पद्धति थोड़ी अलग टाइप की होनी चाहिए। तो कई बार गुणात्मक घटनाओं के अध्ययन में भी कुछ ऐसी पद्धति होती है जो काफी कारगर होती है। तथ्य संकलन की तकनीक के रूप में केस स्टडी मेथड कुछ इसी टाइप का पद्धति है। इसमें कहीं कुछ विशेष नहीं है। इसमें अध्ययनकर्ता एक केस का अध्ययन करता है, एक केस का, और उसी के आधार पर समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाल देता है। चाइल्ड लेबर पर अध्ययन करना है तो हम ढेर सारा चाइल्ड लेबर को सैंपल के रूप में नहीं चुनेंगे और उनके बारे में डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे। हम एक चाइल्ड लेबर को ले लिए, 2-3 का भी ले सकते हैं। मतलब यहां सैंपल जिसका कि हम अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल कम होता है, 1, 2, 3, वो हमारे लिए केस हो जाता है। और फिर उसका भरपेट अध्ययन करते हैं। भरपेट अध्ययन समझ रहे हो, उसी पर 1-2 साल समय देते हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन करना है तो एक तरीका हो गया कि 8-10 विश्वविद्यालय को ले लिए, हर विश्वविद्यालय से 500-500 छात्रों से डेटा कलेक्ट कर लिए, अध्ययन किए, जनरलाइजेशन कर दिए छात्रों के बारे में। संयुक्त परिवार के बारे में भारत के विश्वविद्यालयी छात्रों का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के बारे में हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्या सोचते हैं, या फिर लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भारतीय युवाओं का या विश्वविद्यालय के छात्रों का की अभिरुचि या उनके बारे में उनकी क्या सोच है, मनोवृत्ति का एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन हमारा अगर अध्ययन है, रिसर्च का टॉपिक है, अगर इस पर हमको करना है तो हमको उनसे उनके व्यू को, उनके विचारों को जानना होगा कि वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। अब इस तरह के टॉपिक में अवलोकन पद्धति बिल्कुल ठीक नहीं है। साक्षात्कार पद्धति ठीक है, लेकिन साक्षात्कार पद्धति में हम क्या करेंगे, कितने लोगों का, इसमें तो बहुत कम लोग होंगे, तो प्रश्नावली को यूज करेंगे, क्वेश्चनायर को यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके भरवा सकते हैं, आदि आदि, शेड्यूल मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सनालिटी के आयामों का विश्लेषण करना है, भारत के जाति व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है, ग्रामीण समाज का अध्ययन करना है, अगर इस तरह का टॉपिक है तो हम भारत के 500 गांवों का अध्ययन करके ग्रामीण समाज के बारे में निष्कर्ष दें, एक तरीका हो सकता है। लेकिन हम चाहें तो केवल एक गांव को केस के रूप में ले लें, तो केस एक व्यक्ति भी हो सकता है, केस एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, संस्था भी हो सकता है। एक संस्था का कोचिंग के बारे में कोई स्टडी करना है, हमने एक कोचिंग को केस के रूप में ले लिया और उसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया। हमने एक गांव को केस के रूप में ले लिया और 2-3 साल उस गांव में रहे,
उस गांव के सभी पहलुओं का अध्ययन किया। अब दो तीन बातें हैं जिसके कारण केस स्टडी मेथड को हम यूज करते हैं। एक तो नेचर ऑफ स्टडी कैसा है, अब हर जगह केस स्टडी मेथड को हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा, हम बहुत गहन अध्ययन करना चाहते हैं। हमारे सामने ढेर सारा सैंपल अगर होगा तो हम हर सैंपल से कितना देर, 1 घंटा बात करेंगे? अगर हमें 100 गांवों का, भारत में इतने गांव है, 100 गांव 500 गांव के रूप को हम सैंपल के रूप में चुनते हैं, तो हम हर गांव में 2 दिन 4 दिन 5 दिन जाकर के रहेंगे, पूछेंगे, जानकारी करेंगे, सूचना संकलित करेंगे और फिर जाकर के कंक्लूड करेंगे। अगर कोचिंग संस्थानों का, भारत के कोचिंग संस्थानों का अध्ययन करना है और एक जनरलाइजेशन प्रस्तुत करना है, तो हम जाकर के कम से कम 20 25 30 कोचिंग को ले लिए, हर शहर से 1 2 कोचिंग को ले लिए, कुछ छोटे शहरों से ले लिए और जाकर के उनके बारे में, तो इसमें हम 2 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन से ज्यादा समय नहीं दे पाते। लेकिन यदि हम एक ही कोचिंग को लिए और वहीं 2 साल समय दिए, साल भर समय दिए, तो हम गहन अध्ययन कर सकते हैं, हम सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर गहन या सूक्ष्म अध्ययन करना है तो हम केस स्टडी मेथड को यूज करते हैं। अगर हम उस पर व्यापक टाइम देते हैं तो उसके हर पक्ष को, यहां तक कि गुणात्मक तथ्यों की जानकारी भी हम प्राप्त कर लेते हैं। यही है केस स्टडी मेथड, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। हमारे एक समाज वैज्ञानिक है, सोशियोलॉजिस्ट है, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, एमएन श्रीनिवास, या बहुत से लोगों ने, एमएन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव को, दक्षिण भारत के गांव को केस स्टडी के रूप में लिया और 2 साल तक उसी गांव में जाकर रहे, उस गांव के हर पक्षों का अध्ययन किया और हर पक्षों का अध्ययन करने के बाद वो कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत सारे सिद्धांत, डोमिनेंट कास्ट थ्योरी, प्रभु जाति का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत लेकर के आए। एक जनरलाइजेशन रूरल सोसाइटी के बारे में उन्होंने प्रस्तुत किया, जाति व्यवस्था के बारे में प्रस्तुत किया। यह है केस स्टडी मेथड, अध्ययन की, तथ्य संकलन की एक पद्धति के रूप में केस स्टडी मेथड। इसका लाभ, जो सबसे केंद्रीय लाभ है, कि इसमें सबसे ज्यादा गहन सूक्ष्म अध्ययन संभव हो पाता है, क्योंकि यहां पर सैंपल बहुत कम होता है, 1 2 3 ही है जिसको हम केस के रूप में लेकर के गहन अध्ययन करते हैं। तो गहन सूक्ष्म अध्ययन हो पाता है, गहराई से हम किसी विषय के बारे में जान सकते हैं, लिख सकते हैं। ये इसका लाभ होता है। इसका नुकसान जो सबसे बड़ा होता है, इसकी जो कमी कही जाती है, कि इसके आधार पर जो हम जनरलाइजेशन करते हैं उसकी सार्वभौमिकता के औचित्य पर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि मैंने वही कहा कि अब आपका 10 किलो चावल या 1 किलो चावल पक रहा है, अब आपने एक चावल को एक केस के रूप में ले लिया। अब भले उस एक चावल पर आप पूरा रिसर्च कर जाइए, लेकिन जब आप कहेंगे कंक्लूड करके कि चावल पक गया, तो गलत होने की संभावना ज्यादा होगी। यानी समग्र के अनुपात में सैंपल होना चाहिए। केस स्टडी मेथड में समग्र के अनुपात में सैंपल नहीं होता है, जिसको केस के रूप में चुन करके अध्ययन करता, गहन अध्ययन करता है, वो अनुपात में नहीं होता। इसलिए जो मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम है यहां पर बना रहता है। एमएन श्रीनिवास के अध्ययन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया कि केवल एक रामपुरा गांव के अध्ययन के आधार पर पूरे भारत के गांव के कास्ट सिस्टम के बारे में कोई जनरल सिद्धांत प्रस्तुत करना, सार्वभौमिक सिद्धांत प्रस्तुत करना मेथडोलॉजिकली सही नहीं है। उनका यह सिद्धांत पूरे भारत में लागू हो, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर यही एक उत्तर भारत का गांव, एक दक्षिण भारत का गांव थोड़ा और बढ़ा देते, एक नॉर्थ ईस्ट का गांव, एक या अलग अलग राज्यों का 20-25 गांवों का अध्ययन करते, 30-40 गांवों का अध्ययन करते, तो हर क्षेत्र का गांव अलग अलग है, हर जगह पर कास्ट सिस्टम के रूप में थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा सा रीजनल डाइवर्सिटी है हमारे इंडियन सोसाइटी में। तो अगर ये हर जगह को देख करके अध्ययन करते
तो नो डाउट इनका कंक्लूजन काफी हद तक पूरे भारत पर लागू होने की संभावना होती, भारत पर लागू होता, या इस तरह की आलोचनाएं नहीं की जाती। लेकिन एक पक्ष तो है कि जब ये 20, 25, 30, 40 गांवों का अध्ययन करना इनको पड़े, अगर एक गांव में 2-2.5 साल समय दिए, तो फिर तो 25 गांव में इनका समय बच गया ना बच्चा। तो फिर हर गांव में 15 दिन 20 दिन से ज्यादा नहीं समय दे पाएंगे, फिर तो अतिथि की तरह गांव में रहेंगे। गांव के लोग बहुत सारी सूचनाएं छुपा जाएंगे, बहुत सारी सूचनाएं इनको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत सारी बातें नहीं ये जान पाएंगे, वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव नहीं हो पाएगा। तो दोनों मेथड के लाभ भी है, हानि भी है, महत्व भी है, कमियां भी है। केस स्टडी मेथड कुछ संदर्भों में लाभकारी है या कुछ संदर्भों में महत्वपूर्ण है, तो कुछ ऐसे संदर्भ भी है जो इसके नकारात्मक पक्षों को परिलक्षित करते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है जो मैंने बातें बताई। कुछ बातें जनरल है जो अभी हम लोग देख लेते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर है तथ्य संकलन की तकनीक, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड टॉपिक है आपका, टॉपिक वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक अनुसंधान की, सोशल रिसर्च की ऐसी पद्धति है जिसमें किसी एक इकाई का ध्यान रखना, 1, 2, 3 भी हो सकता है, बट एक इकाई का गहन, सूक्ष्म एवं समग्रता में अध्ययन किया जाता है। इस रूप में इस पद्धति के कई लक्षण हैं, जैसे एक या कुछ सामाजिक इकाइयों का अध्ययन, एक या कुछ सामाजिक इकाइयों का अध्ययन। मैंने कहा कि एक से और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकता है। एक या कुछ सामाजिक इकाइयों का अध्ययन इसमें किया जाता है, मतलब इसमें बहुत कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है कुल मिलाकर के। इसका पहला लक्षण, मतलब बहुत कम इकाइयों का अध्ययन। अगर हम कहें तो कम इकाइयों का अध्ययन, इस दोनों के लिए हम कम शब्द का यूज कर सकते हैं। दूसरा है इकाइयों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन, यदि कम है तो समग्रता में कंप्लीट अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा है गहन अध्ययन, क्योंकि बहुत कम इकाइयां होती है तो बहुत गहन अध्ययन किया जा सकता है। एक और लक्षण है, ये चाहे तो यूज कर सकते हैं, इकाइयों का ऐतिहासिक अध्ययन। क्योंकि हमारे पास बहुत कम इकाइयां होती है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सारी चीजें हम जान सकते हैं। इकाइयों का गुणात्मक अध्ययन, चूंकि कम इकाइयां हैं और जब हम समग्रता में उसका अध्ययन कर रहे हैं तो इसके माध्यम से गुणात्मक अध्ययन भी संभव हो सकता है, संभव होता है। तो गुणात्मक अध्ययन क्लियर है? एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक अनुसंधान की ऐसी पद्धति है जिसमें किसी एक इकाई का गहन, सूक्ष्म एवं समग्र अध्ययन किया जाता है। इस रूप में इस पद्धति के कई लक्षण हैं, जैसे एक या कुछ, मतलब कम सामाजिक इकाइयों का अध्ययन, इकाइयों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन, इकाइयों का गहन अध्ययन, इकाइयों का ऐतिहासिक अध्ययन, इकाइयों का गुणात्मक अध्ययन। अगला, वैयक्तिक अध्ययन की प्रक्रिया, केस स्टडी मेथड की प्रक्रिया, कैसे केस स्टडी हम करते हैं। इस पद्धति का ध्यान से देखो प्रोसेस, इस पद्धति का प्रयोग निम्न चरणों से होकर गुजरता है। तो प्रोसेस या स्टेजेज भी पूछे तो हम यही लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो अध्ययन की समस्या के जो स्वरूप की विवेचना करेंगे या निर्धारण करेंगे। इसमें हम पहला अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण करेंगे कि किनको हम केस के रूप में लेने जा रहे हैं। दूसरा, इकाइयों की संख्या का निर्धारण करेंगे, एक इकाई होगा या 2 होगा या 3 होगा। ये तो क्लियर है कि कम होगा,
बट हम संख्या डिसाइड करेंगे कि कितनी इकाइयां हम अध्ययन के लिए केस स्टडी के रूप में ले रहे हैं। और तीसरा, विश्लेषण का क्षेत्र का निर्धारण होगा कि जो भी इकाइयां होगी अध्ययन का क्षेत्र क्या रूप में होगा, किस रूप में होगा, किस पक्ष पे होगा, किस दिशा में होगा, क्या नेचर क्या होगा अध्ययन का, एवरीथिंग। तो ये सब कुछ में स्वरूप के अंतर्गत सारी चीजें आ गई। अगला, समस्या के समय के संदर्भ में अनुक्रम का वर्णन। ध्यान दो, समय के संदर्भ में, समस्या का समय के संदर्भ में अनुक्रम का वर्णन। कब कब कब, कैसे 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 कैसे, एक क्रम बनाएंगे ना टाइम के अनुसार। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल अगर हमें अध्ययन करना है तो हम कब क्या करेंगे, इसका एक अनुक्रम बनाएंगे, इसका एक अनुक्रम बनाएंगे। ध्यान देना। इसके बाद हम अध्ययन शुरू कर चुके हैं, अध्ययन शुरू कर चुके हैं। और अध्ययन शुरू करने में हम क्या करेंगे, हम समस्या के कारणों का निर्धारण करेंगे। कार्य कारण संबंध समाज वैज्ञानिक अध्ययन का आधार होता है। अगर हमारा जो अध्ययन है, अगर जो हमारा अनुसंधान है, उसमें कार्य कारण संबंधों की जानकारी प्राप्त करनी है तो हम इसके कारणों का निर्धारण करेंगे। जो भी अध्ययन की विषय वस्तु है, समस्या है, समस्या मतलब अध्ययन की जाने वाली घटना जिसका अध्ययन किया जाना है, विषय वस्तु। इसके बाद तथ्य तथा सूचनाओं का संकलन करेंगे। ध्यान देना, कारणों के लिए कारणों का जब निर्धारण करेंगे तो ये हमारा उपकल्पना हो गया बच्चा। और फिर हम तथ्यों से इस उपकल्पना का जांच करेंगे, यही समाजशास्त्रीय अनुसंधान होता है। तो तथ्यों तथा सूचनाओं का संकलन करेंगे। अब केस को चुननी है तो केस गांव है तो हम अवलोकन पद्धति भी यूज करेंगे, लोगों से पूछेंगे भी, साक्षात्कार मेथड भी यूज हो रहा है। क्योंकि ज्यादा समय रहना है, एक ही गांव है तो फिर अनुसूची वगैरह की जरूरत नहीं है। तो विभिन्न तरीकों से हम सूचनाओं का संकलन करेंगे। हाँ, अवलोकन के शेड्यूल हम अपने घर में एक शेड्यूल तो रखेंगे ना, दिन भर घूमे, देखे क्या नहीं देखे, नोट डाउन तो करेंगे। हमें क्या खोजना है उस गांव में, अब कितना पीपल का पेड़ है ये थोड़ी हम लिखेंगे अगर उसका हमारे विषय वस्तु से संबंध नहीं हो तो। हम तो उन्हीं बातों के बारे में लिखेंगे जो हमारे विषय वस्तु से संबंधित है। तो विषय वस्तु से जो संबंधित चीजें हैं उसके बारे में क्या क्या सूचनाएं हमें प्राप्त करनी है, उसका एक हम क्वेश्चनर तो बनाएंगे ना, शेड्यूल बनाएंगे, हम प्रश्नों की सूची बनाएंगे, अवलोकन शेड्यूल हम बनाएंगे, अवलोकन अनुसूची बनाएंगे, साक्षात्कार अनुसूची बनाएंगे और फिर उनसे संबंधित सूचनाओं को संकलित करके उसका संकलन करेंगे। और फिर जो हमारे पास संकलित सूचनाएं हैं, तथ्य है, इन तथ्यों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करेंगे और इसी विश्लेषण के आधार पर एक जनरलाइजेशन प्रस्तुत करेंगे, एक सामान्य सिद्धांत को प्रस्तुत करेंगे। क्लियर है बच्चा? सामान्य सिद्धांत को प्रस्तुत करेंगे, यही है वैयक्तिक अध्ययन की प्रक्रिया। डन। अब आ जाओ वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का महत्व। चरण हो गया। हाँ, तो फिर कमियां, ये छोटे छोटे डायमेंशन बना देने से और हर डायमेंशन में 5-6 पॉइंट रहेगा, पॉइंट को रटे रहो, आप आंसर कर लोगे। नोट्स में इसी पॉइंट का डिटेल दिया हुआ है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का महत्व, लाभ, उपयोगिता, कुछ भी लिखो। सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कई रूपों में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह अनेक महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं के निर्माण हेतु साधन के रूप में कार्य करती है। ध्यान रखना, ये लाइन थोड़ा सा समझने वाली बात है। होता क्या है कि जब हम एक केस को गहन अध्ययन करने लगते हैं, उसी में रहते हैं, उसका बहुत सारी बातें, तो बहुत सारी नई नई चीजें भी हमको जानकारी मिलती है जिसका हमारे अध्ययन से कोई लेना देना नहीं था। हम आए थे किसी अन्य विषय पर अध्ययन करने के लिए, ग्रामीण समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं और कास्ट सिस्टम हमारे अध्ययन का विषय वस्तु है, राइट। लेकिन कुछ धर्म के बारे में ऐसी बातें हम जान गए, अद्भुत टाइप की, जो हमारे अध्ययन की विषय वस्तु नहीं थी। अब यहां से तो फिर हमको एक नए अध्ययन की रूपरेखा मिल गई। हमने सोचा कास्ट सिस्टम अध्ययन करने के बाद चलो इस मुद्दे पर भी अध्ययन करते हैं।
वहां उस मुद्दे पर भी हमने एक उपकल्पना का निर्माण करी और फिर बाद में जाकर के उसके उपकल्पना को जांचेंगे, वो एक हमारा अलग अध्ययन हो जाएगा। तो चूंकि केस स्टडी मेथड में हम किसी भी समस्या या ऑब्जेक्ट का गहन विश्लेषण करते हैं, टाइम देते हैं, इसलिए यहां ढेर सारे नए नए उपकल्पनाओं के निर्माण हेतु ये पद्धति साधन के रूप में कार्य करती है। इस अध्ययन के लिए एक नई दिशा का मार्ग प्रशस्त होता है, नई दिशा या नया मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा जनरल महत्व है कि इससे इकाइयों का अति गहन अध्ययन संभव होता है। सीधी बात है, एक या दो कम इकाइयों का इसमें अध्ययन करना होता है तो गहन अध्ययन संभव होता है। इससे इकाइयों का सूक्ष्म अध्ययन संभव होता है, यह भी बिल्कुल सही है। इससे इकाइयों का सूक्ष्म अध्ययन संभव होता है क्योंकि कम इकाइयों का अध्ययन करना होता है। फलतः, अब यहां पर ध्यान दो, फलतः शोधकर्ता को समस्या संबंधी अनेक प्रकार के अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त होता है। डन, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो अगला पॉइंट, इस पद्धति से व्यक्तिगत भावनाओं एवं मनोवृत्तियों और गुणात्मक घटनाओं का गहन अध्ययन भी किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का आराम से अध्ययन, उसी में जैसे गांव में रामपुरा गांव में 2 साल रहे एमएनसी निवास, तो वहां के हर लोगों से परिचित हुए, हर लोगों के नेचर के बारे में समझे, हर लोगों के व्यक्तित्व के बारे में समझे, विभिन्न मुद्दों पर हर लोगों की सोच के बारे में समझे, केवल विषय वस्तु के बारे में ही नहीं, बहुत से नए नए मुद्दों पर उनकी सोच से अवगत हुए, तो उनकी विभिन्न ऑब्जेक्ट के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में उनको जानकारी मिली। ठीक है, तो इस पद्धति से व्यक्तिगत भावनाओं और मनोवृत्तियों का, जो कि बिल्कुल गुणात्मक चीजें और गुणात्मक घटनाओं का गहन अध्ययन भी किया जा सकता है। अगला है, इसके द्वारा संकलित सामग्री अपने आप में कंप्लीट होती है, क्योंकि इसमें हम पूछ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। पूछने पर किसी ने गलत बताया तो दिखने पर थोड़ी गलत हो सकता है, देखा हमने कि भाई उस जो कहा था वो सही है कि नहीं। इसलिए जहां तक संकलित सामग्री की बात है बच्चा, अध्ययन सामग्री की, सूचनाओं की बात है, तथ्यों की बात है, तो इससे ज्यादा तथ्य, कंप्लीट तथ्य और किसी पद्धति में आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके द्वारा संकलित सामग्री अपने आप में पूर्ण होती है। इनके द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की जांच की जा सकती है, क्योंकि उसी में रहना है, गहनता से हम अध्ययन कर रहे हैं, पूर्ण होती है। ठीक है, अब हो गया। इसको हम एक बार और देख सकते हैं क्या? आइए देख लीजिए इसका महत्व। यह अनेक महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं के निर्माण में हेतु साधन के रूप में कार्य करती है। इससे इकाइयों का अति गहन अध्ययन संभव होता है, इससे इकाइयों का सूक्ष्म अध्ययन संभव होता है। फलतः शोधकर्ता को समस्या संबंधी अनेक प्रकार के अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त होता है। इस पद्धति से व्यक्तिगत भावनाओं एवं मनोवृत्तियों और गुणात्मक घटनाओं का गहन अध्ययन भी किया जा सकता है। इसके द्वारा संकलित सामग्री अपने आप में पूर्ण होती है। डन, अपने आप में पूर्ण होती है। अब आ जाइए इसकी कमियां, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की कमियां या सीमाएं। मैं बता चुका हूं कि जो सबसे प्रमुख कमी है वो यही है कि बहुत कम इकाइयों के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। मैंने सबसे पहले कहा, सबसे पहला ये कमी हम लोग लिखते हैं, तो सीमाएं या दोष। यह पद्धति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होने के बाद भी कई कमी वाली पद्धति है। जैसे पहला, इस पद्धति में कम इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने के कारण निष्कर्ष के गलत होने की संभावना अधिक होती है। अगेन आई रिपीट, इस पद्धति में कम इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने के कारण निष्कर्ष गलत होने की संभावना अधिक होती है। डन, अगला, इसमें इकाइयों के चुनाव एवं तथ्य संकलन पर नियंत्रण नहीं होता है। इसमें इकाइयों के चुनाव एवं तथ्य संकलन पर नियंत्रण नहीं होता है।
इकाइयों के चुनाव, क्योंकि इसमें हम कम से कम इकाई, कम से कम, और तथ्य संकलन में क्या क्या तथ्य को संकलित करना है, क्योंकि हम हर चीज को देख ही रहे हैं, कुछ भी छूट नहीं रहा है, तो हम बहुत नियंत्रित नहीं रह पाते। इस रूप में यह एक असंगठित और अवैज्ञानिक पद्धति है। लोगों ने कहा है असंगठित और अवैज्ञानिक पद्धति है। इसमें प्रयुक्त अध्ययन स्रोतों में शुद्धता का अभाव होता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कमी नहीं है बच्चा, क्योंकि इसमें जो सूचनाएं मिलती है वो हर एंगल से हम देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम केस के रूप में किसी चीज को बहुत गहनता से देखते हैं, तो अध्ययन के जो स्रोत होते हैं वो एक ही होता है। तो ध्यान देना, जो सूचनाएं जो मिल रही है वो तो शुद्ध होती है, लेकिन स्रोत में शुद्धता का अभाव होता है। एक ही गांव है हमारा स्रोत। अगर हमारे पास पूरे भारत के बारे में जनरलाइजेशन करने के लिए 500 गांव होता तो शुद्धता अधिक होती। तो कम इकाई होने के कारण स्रोतों में शुद्धता का अभाव होता है। इसमें संकलित तथ्यों का प्रमाणीकरण कठिन होता है। संकलित तथ्यों का प्रमाणीकरण कठिन होता है। अब ये प्रमाणीकरण को सेंस में लिखोगे आप कि जब कोई चीज अवलोकनार्थ आपके सामने आती है, ये कमी आप अवलोकन में भी दिए हो बच्चा, कि एक बार दिख गई, अब दोबारा वो उसी रूप में नहीं दिखेगी। सामाजिक घटनाओं को आप प्रयोगशाला नहीं होता है कि फिर से आप प्रयोगशाला में उसको यूज कर लो। और चूंकि ये मुख्यतः अवलोकन पर आधारित होता है, इसलिए इस सेंस में संदर्भ हमेशा याद रखना, प्रमाणीकरण कठिन होता है और यह अत्यधिक खर्चीली एवं समय नष्ट करने वाली पद्धति है। यह भी एक आलोचना या कमी इसकी बताई जाती है, हालांकि ये कमी उतनी दमदार नहीं है। इसलिए सबसे दमदार कमी पहली वाली कमी है, ध्यान देना। तथ्य संकलन पर नियंत्रण नहीं होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कमी है। ये 2-3 कमी आप इसके बारे में दे सकते हो, क्योंकि हम इसमें बहुत गहन अध्ययन करते हैं और भटक जाते हैं। क्योंकि तथ्य संकलन पर नियंत्रण नहीं होता है, बहुत सारी चीजें इस सेंस में इसमें समय नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसमें कम इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं तो समय नष्ट होने का बहुत ज्यादा सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, यही है केस स्टडी मेथड, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। तो बच्चा, आपका यूनिट 3 ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। यूनिट 3 में कुछ ऐसे डायमेंशन हैं जो प्रश्न में पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा, वो आपके आंसर में हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से कुछ डायमेंशन को मैं कभी आपको बता दूंगा। उसमें अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि हमने ऐतिहासिक पद्धति को बड़े संक्षिप्त में बता दिया, तुलनात्मक पद्धति को संक्षिप्त में बता दिया, लेकिन 1-2 बार इस पर प्रश्न पूछा गया है। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी है, ध्यान रखिएगा, जो पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको इग्नोर किया और आपके नोट्स में दे दिया। तो उसके पीछे एक कारण ये था कि जो आपके हाथ में सिलेबस है वो 2008 वाला सिलेबस है, और जो आपके हाथ में प्रश्न है वो 2008 के पहले वाला भी प्रश्न है। तो बहुत सारे 2008 के पहले वाले प्रश्न उस सिलेबस से पूछे गए हैं जो 2008 के पहले हैं। अब प्रश्नों के आधार पर उस सिलेबस को बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है, हालांकि मैं उसको भी नहीं छोड़ता हूं, और 2008 के पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पे भी मैं टॉपिक बना करके इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि कई बार रिपीट भी करते हैं। लेकिन जो बहुत आसान टाइप का है वो मैं आप पर छोड़ देता हूं, मैं नोट्स में दे देता हूं कि आप उसको देख लो, क्योंकि 2008 के पहले जो सिलेबस है उसमें जो प्रश्न था वो प्रश्न में तो दिखाई देगा, लेकिन हम उसको छोड़ दिए। तो आपको लगेगा कि प्रश्न पूछा गया है और सर ने छोड़ दिया। सर ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि टॉपिक उसमें से हटा लिया गया, तो हमने छोड़ दिया, लेकिन नोट्स में दे दिया कि आप एक बार देख लो। सिलेबस में नहीं है, टॉपिक हटा लिया गया है, पहले था इसलिए पूछा गया था, इसलिए अगर कहीं पूछता भी है तो आप तैयार रहो। इसलिए संक्षिप्त करके मैंने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के बारे में, ऐतिहासिक पद्धति के बारे में बता दिया। एक बार मैं थ्योरेटिकल डायमेंशन में बताऊंगा
तो वहां पर कुछ कुछ चीजों को मैं कवर कर लूंगा। मैंने कहा है कि यूनिट 2 में मैं कुछ चीजों को आपको बताने जा रहा हूं, तो कुछ चीजें थ्योरेटिकल डायमेंशन से जुड़ी हुई है, तो वहां पर उस कमी को हम लोग पूरा करेंगे। तो एक बार संभावित पूछे गए जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग एक नजर डाल लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इससे तो पहले सबसे पहले संभावित प्रश्न हम देख लेते हैं, और हमने कुछ संभावित प्रश्न बनाए हैं खुद हमने, जो आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, मैं प्रश्नों के माध्यम से कहीं ना कहीं भी बहुत सारा काम बचा हुआ है तो मैं समझा दूंगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए आप। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति संभावित प्रश्न। तो पहला सवाल हमारा है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति क्या है? ठीक है, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में इस पद्धति के महत्व की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति क्या है आप बता दोगे, इस पद्धति का महत्व भी बता दोगे और कमियां भी बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सी मॉडल का सवाल है, आप आंसर कर दोगे। दूसरा सवाल, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सोशल सर्वे मेथड हमने थोड़ा बताया है आपको, का अर्थ ये बता दोगे और महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन का महत्व है वही इसका महत्व होगा। थोड़ा सा अगर ट्रेंड आप समझ जाओगे तो ये उत्तर दे दोगे आप, आपके नोट्स में है, मैंने इसको अलग से मैं करा दूंगा। ये भी मैंने एक्स्ट्रा 2 टॉपिक बढ़ा दिया है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में ऐतिहासिक पद्धति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए और इसकी उपयोगिता या महत्व की विवेचना कीजिए। ऐतिहासिक पद्धति मैंने समझा दिया है, लेकिन इसका उपयोगिता पढ़ाने के क्रम में समझाया है, इस तरह से फ्रेम करके मैंने नहीं समझाया। जनरली पढ़ाने का तरीका बस पढ़ाना ही होता है बच्चा, ये तो मैं इतने टुकड़ों में इसको बांट देता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर डायमेंशन दिमाग में लाइए और उस डायमेंशन में जो पॉइंट है उसको डील कर दीजिए। मैंने इजी कर दिया। जीएस भी आप पढ़ते हो तो आपको चाहिए कि उसके ढेर सारे डायमेंशन बनाइए और डायमेंशन बना करके अपने कॉपी पे स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि ये रिवीजन में आपके लिए बहुत कारगर होगा। पॉइंट 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 फटाफट देखते चले जाइए। आप उतना 3-4-5 हजार पेज का नोट्स आप नहीं देख पाओगे। आप देख ही रहे हो कि एग्जामिनेशन के बीच में कितना गैप होता है। अगला है, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक अध्ययन पद्धति आपसे पूछ दिया। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है? सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है? क्लियर है? तो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति क्या है आप बता दोगे, मैंने दिखाया भी है, और किस प्रकार महत्वपूर्ण है इसका महत्व दिखा देना है। तो मैं दिमाग में मेरे है कि कौन कौन चीजें डायमेंशन बना के नहीं पढ़ाया हूं, तो इनमें प्रश्नों का आंसर के माध्यम से कुछ मैं आपको बताता चला जाऊंगा। चले आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक नजर डालते हैं बच्चा हम लोग। यूपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। 2017 का सवाल आपके सामने है, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में वेरिएबल्स के महत्व को उदाहरण सहित समझाइए। चर पढ़ चुके हैं हम लोग, चर 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 याद है। दूसरा सवाल है, सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक विधियों के ज्ञान मीमांसीय आधारों का परीक्षण कीजिए। सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक पद्धति और मात्रात्मक पद्धति क्या है मैंने बताया। गुणात्मक पद्धति और, ठीक है, लेकिन गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत क्या क्या आता है और मात्रात्मक पद्धति के अंतर्गत क्या क्या पद्धति आता है मैंने थोड़ा ही बताया है, इसलिए ये सवाल थोड़ा अलग हटके है। कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको मैं सवाल पे डिस्कशन करके आपको समझा दूंगा। सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक विधि के महत्व का विश्लेषण कीजिए। मात्रात्मक पद्धति, गुणात्मक पद्धति 2016 का सवाल है, देख रहे हो। तो हम लोगों को ये टॉपिक पर थोड़ा सा डिटेल करना होगा। डन। इसके बाद आ जाइए, परिकल्पना का मतलब उपकल्पना, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। निर्धनता और निरक्षरता का उदाहरण देते हुए इसको सुस्पष्ट कीजिए। बिल्कुल क्लियर है, निर्धनता निरक्षरता का कारण है। आपने एक हाइपोथेसिस बना दिया। भारत में निरक्षरता एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर आपको अध्ययन करना है।
निरक्षरता के कार्य कारण के बारे में आपने एक अनुमान लगाया कि निर्धनता भारत में निरक्षरता का एक बहुत बड़ा कारण है, एक हाइपोथेसिस है। अब आप जाकर के अध्ययन करना शुरू किए और जितने भी निरक्षर लोग हैं उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि को आपने देखा तो पाया कि भैया मैक्सिमम निरक्षर लोगों की आर्थिक पृष्ठभूमि गरीबी वाली है। ऐसा कोई अंबानी बिरला का बेटा नहीं है जो निरक्षर है, अमीर का बेटा नहीं है जो निरक्षर है। समझ में आ गया? यही है उपकल्पना। ये बहुत आसान है, हम लोग पढ़ चुके हैं। उपकल्पना के यहाँ उपकल्पना पढ़िए। उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। निर्धनता और निरक्षरता का उदाहरण देते हुए इसको स्पष्ट कीजिए। मतलब उपकल्पना के अर्थ को स्पष्ट करना है और उदाहरण आपको निर्धनता और निरक्षरता का देना है। 2016 का सवाल है। अगला, तथ्यों को एकत्र करने के लिए सहभागी अभिमत सर्वाधिक प्रभावी उपकरण है। सहभागी अवलोकन के महत्व को दिखाना है। सहभागी अवलोकन का महत्व आपके सामने है, टिप्पणी कीजिए। क्योंकि सी मॉडल में सवाल है, इसलिए सहभागी अवलोकन पद्धति के महत्व और कमियां दोनों की आपको चर्चा करनी है। सहभागी अवलोकन पद्धति का महत्व ऑब्लिक कमियां दोनों की आपको चर्चा करनी है। ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। ये सवाल समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक विधि की, मेथड की, प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। हिस्टोरिकल मेथड, ये सब हम लोगों को एक जगह आने वाला है बच्चा, जिसको कि मैं पढ़ाऊंगा आपको अलग से। ऐतिहासिक उधर, तुलनात्मक उधर, गुणात्मक उधर, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल जब हम शुरू किए थे तो हमने सोचा था कि पहले थोड़ा परिचय में करा दूं, ताकि बीच बीच में जहां शब्दावली देनी है वहां पर हम इसको यूज करें। इसलिए हमने एक हेडिंग डाला, गुणात्मक अध्ययन की पद्धतियां, ये पद्धति, ये पद्धति, ये पद्धति, और 4-5 पद्धति गुणात्मक और 4-5 पद्धति मात्रात्मक, और हर पद्धति में थोड़ा मैंने लाइन दे दिया। अब हर उस टॉपिक को, पद्धति को अलग से हमने डील नहीं किया। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये हम आपको करेंगे। डन। इसके बाद आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल है वेरिएबल्स। यहां चर को हटा दीजिए बच्चा। चरों से क्या समझते हैं? व्हाट इज वेरिएबल्स? प्रयोगात्मक अनुसंधान में उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रयोगात्मक अनुसंधान में उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। चर तो पता है, लेकिन प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दिमाग में है। यहां पर हम एक चर को रोकते हैं और उस चर पर दूसरे के प्रभाव को जानने का प्रयास करते हैं। सिनेमा के संदर्भ में मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यदि व्यक्ति के ऊपर सिनेमा के प्रभाव को जानना है तो हम क्या करते हैं, हम एक व्यक्ति को देशभक्ति का सिनेमा दिखाते हैं। ध्यान में आ रहा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये। और फिर उससे हम एक क्वेश्चनायर फिलअप करवाते हैं। पहले क्वेश्चनायर फिलअप करवाते हैं और उसमें 10 या 12 या 15 प्रश्न देते हैं, जिसमें देशभक्ति के प्रश्न होते हैं, और उसमें विकल्प बढ़ते हुए देशभक्ति या घटते क्रम में देशभक्ति के रूप में दिए होते हैं। हर प्रश्नों को कुछ हम लोग अंक देते हैं और फिर भरवाते हैं। मिनिमम अंक 10 होता है और मैक्सिमम 30 होता है। 10 प्रश्न होते हैं। जो छात्र 30 तक लाएगा मतलब देशभक्ति चरम पर है, जो छात्र 10 तक लाएगा देशभक्ति मिनिमम है। पहले भरवाया तो देखा कि एवरेज किसी का 17, किसी का 16, किसी का 18 आता है, मतलब देशभक्ति एवरेज है। और 2-3 सिनेमा दिखाया देशभक्ति वाला, एलओसी कारगिल दिखाया, गदर दिखाया, और इसके बाद फिर 10 प्रश्नों का एक नया प्रश्नों की सूची, वो भी उसी तरह से देशभक्ति की मनोवृत्ति के जांच के लिए है, दिखाया। तो पाया किसी का 25, किसी का 28, तो जिसका 15 था और 25 आया, 10 जो बढ़ा, 21 कारण से बढ़ा, सिनेमा के प्रभाव से बढ़ा। इसी को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं बच्चा, प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसमें जो चर है हमारा, क्या है हमारा? देशभक्ति एक चर है, सिनेमा दूसरा चर है। देशभक्ति एक चर है, सिनेमा दूसरा चर है। सिनेमा हम दिखा रहे हैं और देशभक्ति की मनोवृत्ति पर, देशभक्ति की भावना पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। समझ में आ रहा मेरी बात? तो चरों की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगला सवाल है, यह क्यों कहा जाता है कि अनुसंधान में यादृच्छिक प्रतिचयन, यादृच्छिक प्रतिचयन मतलब कि विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक होती है। दैव निदर्शन पढ़े होगे, विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक होती है। ये क्यों कहा जाता है? उसके ढेर सारे डायमेंशन बना हुआ है। ये आंसर आप आराम से दे सकते हो। किस प्रकार जीवनियां, देखो 2014 में एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। जीवनी सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए उपयोग की जा सकती है।
ये थोड़ा सा हटके सवाल है। तो कुछ अलग टाइप के सवाल भी, कभी भी मैंने कहा कि हमारे सारे पढ़ने के बाद भी यूपीएससी का रेंज अलग है, तो कुछ कुछ टॉपिक को मैं अलग से स्टार के रूप में आपको ले लूंगा इसके बाद। बट जो सिलेबस में दिया हुआ है वो लगभग मैंने सारा का सारा पढ़ाया और उसके मैक्सिमम डायमेंशन बना दिए। ये देखिए, उपभोक्ता व्यवहार और इसके सामाजिक सह संबंधों के अध्ययन के लिए कौन सी अनुसंधान तकनीक सर्वाधिक उचित होगी, स्पष्ट कीजिए। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर और इसके सामाजिक सह संबंधों के अध्ययन के लिए कौन सी अनुसंधान तकनीक सर्वाधिक उचित होगी, इसको भी छोड़ दीजिए, अभी डिस्कशन का क्वेश्चन है। सामाजिक शोध की मात्रात्मक विधियों की सीमाओं, मात्रात्मक पद्धति की सीमाओं की विश्लेषण कीजिए, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक और गणनात्मक पद्धतियों की भिन्नता बताइए, ये भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाओ, सामाजिक अनुसंधान की व्यक्तिनिष्ठ पद्धति क्या है। आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए केंद्र समूह विवेचन, एफजीडी, फोकस ग्रुप डिस्कशन का उपयुक्त उदाहरणों सहित एक तकनीक के रूप में परीक्षण कीजिए। एक नया मेथड पर एक सवाल पूछा है, इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हालांकि बहुत आसान है, मैं बता दूंगा अलग से। प्रायिकता और प्रायिकतेतर प्रतिचयन विधियों के प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल पढ़ा चुका हूं, दोनों संभाव्य और असंभाव्य निदर्शन पद्धति याद आ रहा है। संभाव्य निदर्शन पद्धति और संभाव्य निदर्शन पद्धतियों के बीच विभेदन कीजिए, दोनों के बीच अंतर कीजिए। और फिर सवाल है, रिसर्च डिजाइन के कितने प्रकार होते हैं। रिसर्च डिजाइन के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चा, 2009 का सवाल है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में निदर्शन का क्या महत्व होता है, आराम से कर सकते हैं। निदर्शन का महत्व, सैंपलिंग का महत्व, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, यादृच्छिक प्रतिचयन मतलब दैव, सरल दैव निदर्शन, प्रतिचयन मतलब बच्चा निदर्शन, सरल दैव निदर्शन और अस्तरित, याद आ रहा है, अस्तरित दैव निदर्शन के बीच विभेदन कीजिए, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला है, सामाजिक अनुसंधान में, सोशियोलॉजिकल रिसर्च में उपकल्पना का, हाइपोथेसिस का महत्व, परिकल्पना या उपकल्पना, लिखा रहेगा, अंग्रेजी देखते रहना, का महत्व और उनके स्रोतों की चर्चा कीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, पहले शॉर्ट नोट्स पूछा जाता था कि निम्न पर शॉर्ट नोट्स लिखिए, निम्न पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। पहला, विश्वसनीयता तथा प्रमाणिकता, अनुसंधान की विश्वसनीयता तथा प्रमाणिकता पर लिखना है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता पर। अंतर वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस, नियमान्वेषी और वैयक्तिक विधियां, ठीक है। सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का महत्व, उपकल्पनाओं का महत्व और उनके स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। सामाजिक अनुसंधान में विश्वसनीयता एवं वैधता की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। आधार सामग्री संग्रह मतलब तथ्य संग्रह की तकनीक के रूप में प्रश्नावली की परिसीमाओं पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्नावली की कमियां, सीमाएं, एक अच्छी उपकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। सहभागी अवलोकन पर टिप्पणी लिखिए। यह है आपका सिलेबस। तो यूनिट 3 आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कुछ प्रश्न है, इनको मैं प्रश्न के माध्यम से, मेरे दिमाग में है तो ये मैं क्लियर कराऊंगा। तो यूनिट 1 कंप्लीट है 100%, 2 भी कंप्लीट
नहीं हुआ है। उसमें कुछ कुछ टॉपिक है जो मैंने बताया था कि कुछ पढ़ने के बाद ही उस पर चर्चा करना ठीक रहेगा। जैसे थिंकर हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या लेबल है। तो जब हम लोग दुर्खिम पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। और यूनिट 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट कुछ कुछ जहां हट के सवाल बनाया गया है, पूछा गया है। और मैंने बार बार कहा है कि यूपीएससी है, अगर रिस्क लेना है तो हम इस प्रश्न पे अगर चर्चा केवल छोड़ दे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां छूटा कहां बचा। लेकिन जब हम 25 साल 30 साल के प्रश्नों को सामने रखते हैं तब समझ में आता है कि यूपीएससी क्या है और हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमारी तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, हमारा रेंज क्या होना चाहिए। और जब मैं इन प्रश्नों की चर्चा करता हूं तो मैं विवश हो जाता हूं रेंज बढ़ाने के लिए। जब मैं रेंज बढ़ाता हूं तो टाइम बढ़ता है, आप दुखी हो जाते हो। बट बच्चा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। आपके सामने सब कुछ खोल के मैंने रख दिया प्रश्नों को कि हर पक्ष हर चीजों को पढ़ने के बाद भी 2 4 5 प्रश्न ऐसे हैं। तो एक प्रतिस्पर्धा है और हमें पकड़ना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि जो नहीं अभी तक दिखाई दिया वो नहीं पढ़ाते, तो आप ही बता दो कि क्या पढ़ाए। अरे भाई, जो नहीं दिखाई दिया वो रेंज में है, वो अगली बार आ जाएगा तो क्या करोगे? ये कोई निश्चित नहीं है। ये प्रकाशक वाला एटीट्यूड मत रखो। आजकल किताब लिखने का यूपीएससी का एक तरीका जानते हो? किताब में वही लिखो जो आया है। लिखने वाले ने दिमाग लगाया, वही लिखा जो पूछा गया है। और छात्र क्या समझता है कि वाह क्या किताब लिखा गया है, इसमें जो लिखा गया वही पूछा जा रहा, सब इसी में से आया है, सब इसी में से आया है। अरे नहीं भाई, जो आया है वो इसमें डाल दिया गया है और बड़ा समराइज करके डाला गया है। कम पढ़ने वाला लड़का खुश। हमारे अंदर एक आदत बनी हुई है कम पढ़ने की। उपयोगितावाद कहता है कि मानव स्वभाव है वो अधिक से अधिक सुख और कम से कम दुख चाहता है। हम ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, हम कुछ चाहते हैं कि कम पढ़ के कैसे निकल जाए। तो जहां संभव है वहां है, लेकिन रेस इतना कठिन है कि एकदम कम पढ़ करके निकलना खतरे से खाली नहीं है। अब अगर मार्केटिंग करनी है तो उसका एक तरीका है, आप शायद नहीं जानते हो बच्चा। मैं अभी टेस्ट सीरीज चला रहा था, जो बच्चे मेंस दिख रहे, मैं बहुत समय नहीं दे पाया, मैं बहुत समय नहीं दे पाया। तो ऐसा नहीं है बहुत सारा, लेकिन जो यहां मैं कर रहा हूं बहुत ज्यादा अनावश्यक मैं क्यों करूंगा। लेकिन जब प्रश्न सामने आता है तो लगता है कि नहीं, बच्चा फंस जाएगा। नहीं तो फिर वही तरीका है कि आपके मनोविज्ञान को समझ के हम पढ़ाएं, और मनोविज्ञान को समझते हैं तो आप कम पढ़ना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह का धोखा वाला तरीका अख्तियार करें कि आपको लगे कि वाह इसी में से सब आ रहा। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग एकदम पतली सी किताब छापते हैं और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के बाद को उसमें छाप देते हैं जो पूछा गया है। उन्होंने जो पूछा गया है वही डाला है और छात्रों को लगता है कि क्या कितना पतला किताब है और कितना शानदार किताब है, इसी में से सब आया है। जस्ट अपोजिट, जो आया है वो इसमें डाला गया है, बट आप समझते हो इसी में से सब आया है। आप खुश हो जाते हो। खतरनाक है, रिस्की है, कभी भी फंस सकते हो। तो जब आप एक बेहतरीन और भारत के सबसे टॉप लक्ष्य के लिए प्राप्त प्रयास कर रहे हो बच्चा, मैंने बार बार कहा है, मतलब मैं वर्बली कहूं तो मुझे पीटने का मन करता है जो लड़का चाहता है कि एकदम 4 महीने में आईएएस बन जाए। अरे नालायक, साल साल भर 10 10 घंटे मेहनत करने के बाद में कोटा जैसे जगह पर लोगों का एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि 4 महीने में 12 महीने में जीएस कर लिए, 4 महीने में ऑप्शनल कर लिए, 2 2 घंटा का कोचिंग कर लिए और भारत के सबसे टॉप पोस्ट को प्राप्त कर लिए। आप राजेंद्र प्रसाद हो? नहीं संभव है। हमें पढ़ना होगा और अभी भी हम कम पढ़ रहे हैं। हमारा बस चले तो कम से कम हम 1 साल सोशियोलॉजी पढ़ाएं, तब जाकर के आपके कंट्रोल में होगा।
तब यूपीएससी के सामने आप फेस कर सकते हो कि हम हैं, आई नो सोशियोलॉजी। ये आपका 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है और ग्रेजुएशन तक लिमिटेड नहीं है यूपीएससी। अगर यूपीएससी के सवाल को देखोगे तो पीजी लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। 5 साल की पढ़ाई 5 महीने में कठिन है। कहीं ना कहीं कटपिट करना होगा, छोड़ना होगा, उसमें भी प्रश्नों की चर्चा, आंसर की फ्रेमिंग की चर्चा। और भी 5 साल का आपका क्लास का जो शेड्यूल है, ये हमारी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम का दोष है। अदरवाइज आप दिन दिन भर क्लास में, स्कूल में समय देते हो, कॉलेज में समय देते हो। यहां तो 2 घंटा 2.5 घंटे का पर डे का क्लास है। टेक्निकली देखो तो अगर हम 6 घंटे भी क्लास को जोड़ते हैं तो फिर 6 घंटे के हिसाब से तो 5 महीना भी नहीं हुआ, वो 2 महीना हुआ। 5 साल की क्लास 2 महीने में कैसे संभव है बच्चा? ठीक है, तो मैं आपको आज, कभी कभी मैं थोड़ा हो जाता हूं। थर्ड यूनिट आपका कंप्लीट हो गया और जो इसमें बचा हुआ चीज है वो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उसको अलग से क्वेश्चन के माध्यम से करा दूंगा। और इधर थिंकर चल ही रहा है, तो फिर थिंकर हम लोग करते हैं, ये बीच में छूटा हुआ था, तो इसको आप कर लो। ओके, तो ओके।